हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 1 ऑफ क्लास 11 ब्रह्मास्त्र सीरीज। इस पूरा सीरीज में हम लोग क्लास 11 अकाउंट्स में जितना भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स का हर एक कॉन्सेप्ट एंड एवरी टाइप ऑफ सम्स हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज तक अगर कोई भी बच्चा क्लास 11 में अपने अकाउंट्स में लैक फील होता है, ठीक है ओके, या फिर भैया अकाउंट्स थोड़ा बनाने में मुश्किल होता है, तो बेटा इतना गारंटी है आप इस डे 1 से लेके जितना भी दिन तक ये ब्रह्मास्त्र सीरीज मैं रन करूंगा, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल चैप्टर्स मेरे साथ में बैठ के आप कर लीजिए। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लास 11 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। और एक बात को समझ के लेना कि क्लास 11 का अकाउंट्स अगर तुम सही से नहीं पढ़े तो क्लास 12 का अकाउंट्स में आपको बहुत दिक्कत आने वाला है, जो कि आपका अपकमिंग बोर्ड्स का रिजल्ट में काफी आपको परेशानी में डाल सकता है। तो इट्स बेटर कि क्लास 11 में आप अकाउंटेंसी का जर्नी को बहुत अच्छा से, बहुत इन डेप्थ नॉलेज के साथ कंप्लीट कीजिए, ताकि आने वाला दिनों में आपका करियर में अगर अकाउंट्स आपके करियर के साथ एसोसिएटेड रहता है, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक अगर मजबूत हो जाए, ठीक है, अगर बेस आपका मजबूत हो जाए तो आने वाला दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है ओके, बस और कुछ बोलना है नहीं। बस इस पूरा सीरीज में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं आप लोग थोड़ा देख लीजिए। अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, जिसमें से पहला है कैश बुक एंड अदर बुक्स। ठीक है, जैसा कि आपका परचेज डे बुक हो गया, सेल्स डे बुक हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है ओके, फिर जर्नल विद जीएसटी, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप माने आपका फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट एंड फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, एंड फिनिशिंग में हमारा है सामने सिंगल एंट्री। ठीक है ओके, तो ये सारा का सारा प्रैक्टिकल चैप्टर्स को इस एंटायर ब्रह्मास्त्र सीरीज में एक बार इन डेप्थ पूरा का पूरा जितना पॉसिबल सम्स है, माने ये टीएस ग्रेवाल बुक में, टीएस ग्रेवाल क्लास 11 के लिए एक बहुत अच्छा बुक है। इस बुक्स में जितना सम्स है और जितना कॉन्सेप्ट है हम इन डेप्थ पूरा का पूरा गो थ्रू करेंगे। आप बस मेरे साथ एकदम शांति से एक नया कॉपी, स्केल, पेंसिल और पेन लेके बैठ जाइए और इस सीरीज को हम लोग एकदम तसल्ली से माँ सरस्वती को याद करके शुरू करते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। तो बच्चा लोग, हम लोग अपना जर्नी इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करेंगे। बट बिफोर यू स्टार्ट हिटिंग जर्नल एंट्रीज, मैं थोड़ा चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि जर्नल बनता कैसे है। वैसे ये कंप्लीट प्रैक्टिकल सीरीज है, ठीक है ओके। इन डेप्थ नॉलेज, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज वो अपना रेगुलर क्लास होता है, तो वहां पे मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ, ये सुन लो। यस ठीक है ओके, जर्नल बनाने में आप लोगों को सुविधा रहे। समझ में आया? जर्नल एंट्रीज करने से पहले आप लोगों को एक चीज भली बात पता होना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दुनिया है, ठीक है, ये 5 बेसिक टर्म्स के ऊपर टिका हुआ है। इस चीज को सबसे पहले याद रखना कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का दुनिया 5 जो बेसिक टर्म्स के ऊपर टिका हुआ है, उसमें से एक है एसेट, एक है एक्सपेंस, एक होता है कैपिटल, एक होता है लायबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज इनकम। ये सब नो? यस, रेगुलर क्लासेस में इन सब के ऊपर आप लोगों का मास्टरी काफी अच्छा से है। ये सब नो? यस, बहुत बढ़िया। अगर मैं एसेट और एक्सपेंसेस का बात करूं, एसेट माने कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस माने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सब नो, बट बोथ दिस थिंग्स आर बेसिकली एक्सपेंडिचर। एसेट आए बिजनेस में, या फिर बिजनेस के लिए तुम कुछ भी एक्सपेंस करो, बिजनेस में इनफ्लो होता है क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। तो बेसिकली एसेट और एक्सपेंस कौन सा फैमिली का मेंबर है बोलो? एक्सपेंडिचर। कौन सा फैमिली का मेंबर है? एक्सपेंडिचर। एसेट माने होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंस माने होता है, जहां पे तुम बात कर रहे हो एक्सपेंसेस, ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस और नो? यस। तो जैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात होता है, इसको तुम लिखो एक्सपेंसेस। समझ में आया? ठीक है ओके। तो एसेट माने कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन आप लोगों को भली बात ही पता है। Whether paid or not paid, benefit of which has been taken in the current financial year is called as revenue expenditure, and whether paid or not paid, benefit of which basically surpasses the boundary of the current financial year is called as capital expenditure। माने बिजनेस में किया हुआ वो खर्चा जिसका बेनिफिट तुम्हारा सिर्फ करंट फाइनेंशियल ईयर तक चलेगा, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो एक्सपेंडिचर्स तुमने इनकर किया है वो तुमको करंट फाइनेंशियल ईयर को छोड़ के भी आगे भी उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, माने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिस चीज का रहता है उसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर एसेट। यस और नो? यस ठीक है। अब चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, अब चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, मेन क्या है? ये लोग कौन सा फैमिली से बिलोंग करते हैं? एक्सपेंडिचर, व्हिच इज बेसिकली हम जिसको प्यार से बुलाते हैं आउटफ्लो फैमिली। यस और नो? यस। चाहे एसेट खरीदो चाहे एक्सपेंस करो, ये दोनों करने से तुम्हारा बिजनेस से
इनफ्लो होना है कि आउटफ्लो? आउटफ्लो। तो हम लोग इसको प्यार से कौन सा फैमिली का पार्ट मानते हैं? आउटफ्लो फैमिली। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अब कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। कैपिटल का मतलब क्या होता है बोलो? ओनर्स फंड इन द बिजनेस। कैपिटल का क्या मतलब होता है? ओनर्स फंड इन द बिजनेस। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आउटसाइडर्स फंड इन द बिजनेस। यस और नो? लायबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइडर्स फंड इन द बिजनेस। बिजनेस को जो उसके मालिक से मिला उसको हम बोलते हैं कैपिटल। बिजनेस को मालिक को छोड़ के जो बाहर वालों से पैसा मिला, अरे बिजनेस चलने के लिए तुमको क्या चाहिए? फंड। फंड दो तरीके से आ सकता है, या तो मालिक से ले लो या फिर बाहर वाले से ले लो, ठीक है, ओके। मालिक का खुद का पैसा या फिर लगाएगा, या फिर कुछ खुद का लगाएगा, कुछ बाहर वालों का लोगे, ठीक है। जो मालिक का खुद का पैसा है वो है कैपिटल, जो बाहर वालों का पैसा है वो है लायबिलिटी। एंड लायबिलिटी इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माने तुम बहुत सालों के लिए, से फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए, 6 साल के लिए एक बैंक लोन तुमने उठाया है, तो ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म, ठीक है, जिसको हम प्यार से नॉन करंट लायबिलिटी बुलाते हैं। और जो शॉर्ट टर्म कुछ है चीज जो 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है, माने फाइनेंशियल ईयर का एंड का 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है। अरे अगर फाइनेंशियल ईयर में पे कर देगा तो एक्सपेंसेस बनेगा। यस और नो? यस। अगर फाइनेंशियल ईयर में तुम पे कर देते उस चीज को तो तुम एक्सपेंसेस में बुक कर देते उस चीज को। तुमने फाइनेंशियल ईयर में उसका बोझ अपने सर से तुम हटा नहीं पाए, तो चल के वो क्या बना? एक्सपेंस। बोलो लायबिलिटी। एक्सपेंस तो वो है ही। अरे पकड़ लो, से फॉर एग्जांपल तुम्हारा बिजनेस 12 महीना चला। कितना महीना चला? 12 महीना चला, ठीक है, ओके। जैसे ही बिजनेस 12 महीना चला, तुम 12 महीना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए। यस और नो? यस। अब ये 12 महीना का इलेक्ट्रिसिटी तुम कंज्यूम कर चुके हो ना, बेनिफिट ले चुके हो ना, तो जैसे ही तुमने बेनिफिट लिया वो बना एक्सपेंस। यस और नो? यस। अब अगर तुम 12 महीना का पूरा तुम अगर पे कर देते तो वो एक्सपेंस रहता और तुम्हारा एसेट में कैश या फिर बैंक से आउटफ्लो हो जाता। सही है। पर से फॉर एग्जांपल तुमने इस 12 महीना का इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं किया। समझ में आया? अब सवाल उठता है, भैया ये जो पेमेंट मैंने नहीं किया इसके लिए मेरे ऊपर एक दाय आ गया ना? यस और नो? यस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को तुमको ये पैसा चुकाना है, वरना तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा। यस और नो? यस। तब चल के ये क्या बन चुका है ऑलरेडी? तुम्हारा लायबिलिटी, जिसका पे ऑफ तुम करेंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं किए। अगर कर देते तो वो सिर्फ एक्सपेंस रहता और एसेट को गिरा देता। क्यों? क्योंकि कैश निकल गया बिजनेस से। यस और नो? यस। बट क्योंकि तुमने एक्सपेंस तो वो तुम्हारा हो चुका है, क्योंकि तुमने बेनिफिट उसका ले लिया है, बट बेनिफिट लेने के बाद तुमने उसका पेमेंट नहीं किया, तब चल के वो एक्सपेंस तो है ही, उसके साथ वो क्या बना? बोलो लायबिलिटी। यस और नो? यस। अब भैया लायबिलिटी माने आउटसाइडर का फंड आप बोले, ये कहां आउटसाइडर का फंड है? समझ ले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पैसा तुम्हारे बिजनेस में लगा हुआ है। यस और नो? यस। अरे इट इज मतलब इट इज जस्ट लाइक दैट ना, तुमने उसका पैसा नहीं चुकाया, माने उसका पैसा तो तुम्हारे ही पास है, तो इट इज एज गुड एज कि उसका फंड तुम्हारे पास पड़ा हुआ है। यस और नो? यस। पर ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म, क्योंकि आने वाले 1 साल तक तुमको इसका पेमेंट कर देना पड़ेगा, ठीक है, ओके। करंट नॉन करंट ऐसे तोड़ते हैं हम कि करंट फाइनेंशियल ईयर का एंड का 1 साल में जिस चीज को हम चुका देंगे उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी, और करंट फाइनेंशियल ईयर का एंड का 1 साल के बाद भी जो चलता रहेगा नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यस और नो? यस। ये सब बातें हमको पता है कि नहीं है? सब पता है, ठीक है, क्योंकि हम चैनल शुरू करने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, बोला एक्स इस चीज का, ठीक है, क्लियर शॉट। अच्छा, एक और जो लास्ट चीज जिसके ऊपर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पिलर टिका हुआ है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं इनकम। क्या बोलो? इनकम माने बिजनेस का रेवेन्यू। हाँ या ना? हाँ भैया, सब ठीक है। मालिक बिजनेस को पैसा दिया तो कैपिटल आ गया। यस और नो? यस। बाहर वालों से फंड उठा लिए थोड़ा सा तो लायबिलिटी आ गया। सही बात है। तो उस फंड को यूज करके, आप ओनर का फंड है, आउटसाइडर का फंड है, यूज करके आप एसेट लेके आ गए, सब कर लिए, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स हो गया। अब बिजनेस का मोटिव क्या है? पैसा नहीं कमाना है क्या? यस और नो? अरे पैसा कमा के प्रॉफिट जनरेट करना, यही तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का मोटिव होता है। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। तो अब इनकम भी आएगा। अब एक चीज ख्याल करना, मैंने इसके बीच में एक गैप रखा है। एसेट और एक्सपेंसेस को मैंने क्या बोला? आउटफ्लो फैमिली, क्योंकि एसेट और एक्सपेंस होने से तुम्हारे बिजनेस में फंड आता है कि जाता है? अरे एसेट खरीदने से फंड आएगा कि जाएगा? एक्सपेंडिचर होने से फंड आएगा कि जाएगा? जाएगा। बट एक चीज देखो, चाहे मालिक पैसा दे, बिजनेस में फंड जा रहा है कि आ रहा है? आ रहा है। अरे लायबिलिटी, आउटसाइडर का फंड तुम्हारे पास है, तो बेसिकली दूसरों का फंड तुम्हारे बिजनेस में पड़ा हुआ है। यस और नो? या फिर बैंक लोन लेके तुम बिजनेस में फंड लेके आ रहे हो। यस और नो? यस। और तीसरा सोचो, इनकम। ये तो है ही बिजनेस का, क्या बोलो, ये बिजनेस का इनफ्लो है, ठीक है भैया। इतना कुछ करके आप जो माल बनाए, प्रोडक्ट बनाए, गुड्स बनाए, सर्विस बनाए, अब उसको आपको क्या करना है? बेचना है। बेचने से आपका क्या आएगा? इनकम। अब इनकम माने आउटफ्लो के इनफ्लो? इनफ्लो। तो क्या मैं प्यार से इन तीनों को मैं इनफ्लो फैमिली बुला सकता हूं? यस और नो? अरे बोलो।
इन तीनों को प्यार से हम क्या बुला सकते हैं? इनफ्लो फैमिली, क्योंकि इनके चलते बिजनेस में फंड या फिर कुछ भी जाता है कि आता है, और एसेट और एक्सपेंसेस के चलते बिजनेस में फंड आता है कि जाता है? जाता है। इस चीज को याद रखना भैया। इसको समझने का जरूरत क्या है? बिना इसको समझे, बिना इस 5 बेसिक टर्म्स के ऊपर मास्टरी किए तुम कभी भी अपना अकाउंट्स का जर्नी को जिंदगी में कभी स्मूथली लेके नहीं जा सकते। जिनको ये 5 बेसिक टर्म्स पता है अकाउंट्स का, जिसका मास्टरी इसके ऊपर है, तो बेटा उसको कभी भी दिक्कत आ ही नहीं सकता है। मैं क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू, यस और नो बोलो। यस, ठीक है, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। तो भैया जानने का जरूरत क्या था? क्योंकि जर्नल एंट्रीज आप जब भी पास करेंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। क्या बोलो? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यस और नो? यस। अब डेबिट और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्यों होता है आप लोगों को पता है, ठीक है? क्योंकि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो ट्रांजैक्शन को हम लोग 2 एस्पेक्ट में देखते हैं। कुछ भी बिजनेस में अगर ट्रांजैक्शन में डेबिट होता है तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ क्या होना है बोलो? क्रेडिट होना है। इसको हम थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? हाँ। ये सीरीज आप लोगों का एक प्रैक्टिकल सीरीज है, बट इसके ऊपर भी अगर आप लोगों को थ्योरी में मास्टरी करना है अकाउंट्स का, जहां पे अकाउंट्स का ये सब चैप्टर्स लिखा हुआ है, थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जहां पे हम लोग 2 अप्रोचेस को देखते हैं। एक होता है आपका गोल्डन अप्रोच माने यूके अप्रोच या फिर हिस्टोरिकल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा आपका मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग या फिर यूएस अप्रोच। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। वो सारा का सारा थ्योरी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब वीडियोस को लिंक कर दूंगा। आप लोग वहां पे जाके अपना थ्योरी को अकाउंट्स में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। और इस सीरीज में आप लोग प्रैक्टिकली सारा का सारा प्रैक्टिकल चैप्टर्स को मेरे साथ में अच्छा से गो थ्रू कीजिए, ठीक है, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। तो अगर हमको जर्नल मानना है भैया, तो कौन सा अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ये चीज सीखना पड़ेगा। अब रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपके पास 2 अप्रोच है, एक है हिस्टोरिकल अप्रोच, यस और नो? यस। और एक होता है आपका क्या बोलो? मॉडर्न अप्रोच, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। हिस्टोरिकल अप्रोच माने गोल्डन रूल्स, क्या? यस और नो? यस। जहां पे हम लोग 3 अकाउंट का बात करते थे, एक होता था पर्सनल अकाउंट और एक होता, बेसिकली 2 सब हेडिंग है, एक है पर्सनल, एक है इम्पर्सनल। अब इम्पर्सनल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमको 3 अकाउंट्स हाथ में थमा देता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अब पर्सनल, रियल, नॉमिनल का खुद का डेबिट क्रेडिट रूल होता है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाटएवर कम्स इन डेबिट, व्हाटएवर गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि all the expenditures and losses are debited and all the incomes and gains are credited. Yes or no? Yes. या तो जर्नल मारने के लिए आप हिस्टोरिकल अप्रोच को यूज करके कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा ये समझ सकते हैं, या फिर मॉडर्न अप्रोच को यूज करके आप ये तय कर सकते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर अकाउंट में आप एंट्री मारने जा रहे हैं वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा कि वो पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट होगा। समझ में आया? जो मैंने ऊपर लिखा है ना, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, दिस इज बेसिकली मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। यस और नो? यस। ये मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट रूल को याद रखना बहुत एक इजी प्रोसीड्यूर होता है। तो आई विल सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू किड्स कि आप लोग अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, इस चीज को हमेशा हिस्टोरिकल अप्रोच में ना सोच के आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग मॉडर्न अप्रोच में सोच सके। भैया कैसे सोचेंगे, वही तो सीखना है। ये जो पूरा जर्नल का जितना भी दिन जर्नल चलेगा, चाहे 4 दिन 5 दिन कुछ भी चले ये सीरीज में, ये पूरा सीरीज में मैं आपको यही सिखाऊंगा कि कोई भी अकाउंट को पहले कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो एसेट है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, इनकम है, और आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे तय करते हैं कि वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा कि वो पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट होगा। भैया कुछ तो रूल होगा, बिल्कुल है, मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, कॉपी में लिखिए। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कौन से अप्रोच से? हिस्टोरिकल के मॉडर्न अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच, यस और नो? यस। क्या बोला मैंने? मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग आपको 5 बेसिक टर्म्स में अकाउंट्स को तोड़ देता है, ऊपर जैसा लिखे थे। क्या है बोलो? एसेट, एक्सपेंस, और इस तरफ क्या लिखोगे? कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम, एसेट, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम। भैया अलग अलग क्यों लिखे? क्योंकि मैंने बोला ये इनफ्लो फैमिली है कि आउटफ्लो फैमिली? एसेट एंड एक्सपेंसेस आउटफ्लो फैमिली, और ये कौन सा फैमिली है बोलो? इनफ्लो फैमिली। भैया ऐसे लिखा हुआ रहता है? नहीं, मैं ये आप लोग के समझने के लिए बोल रहा हूं ताकि मेरे अंडरस्टैंडिंग से आप लोग समझ पाए। यस और नो बोलो? यस।
मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग एसेट और एक्सपेंसेस के लिए एक पर्टिकुलर रूल को तय किया है और कैपिटल लायबिलिटी और इनकम के लिए दूसरे रूल को तय किया है। मेरे रेगुलर क्लासेस के बच्चों को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि बिजनेस में अगर एसेट और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करता है तो क्या बोलो, इंक्रीज करता है तो एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, और एसेट और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज करता है तो एसेट और एक्सपेंसेस क्या होता है बोलो, क्रेडिट होता है। समझ में आया? तो अगर मैं मेरे बिजनेस में बिल्डिंग खरीद के लेके आऊं तो बिल्डिंग बढ़ा के गिरा, अरे बोलना, अगर मैं बिजनेस में बिल्डिंग खरीद के लेके आया तो बिल्डिंग बढ़ा के गिरा, बढ़ा, तो अगर बिल्डिंग मेरा एसेट है तो एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिट के क्रेडिट, ऑब्वियसली डेबिट, यस और नो, यस। सिमिलरली सोचो, सैलरी एक एक्सपेंसेस है, यस और नो, यस। भैया आपको कैसे पता चला कि एक्सपेंसेस है? जिस भी चीज का बेनिफिट मैं करंट फाइनेंशियल ईयर में लेके खत्म कर दिया वो मेरा एक्सपेंसेस है। सैलरी दिया लोगों को, ठीक है, अब चाहे दिया ना दिया, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वेदर पेड और नॉट पेड, अगर दिया तो एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा और एसेट गिर जाएगा, कैश चला गया या फिर बैंक चला गया, यस और नो, यस। और अगर नहीं चुकाया एक्सपेंसेस तो वो है ही, क्योंकि तुमने करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका बेनिफिट को तुमने कंज्यूम कर लिया, तो एक्सपेंसेस तो वो बन ही चुका जिस वक्त एक्टिव किया। और अगर नहीं दिए तो एक्सपेंसेस के साथ साथ वो क्या बनेगा बोलो, लायबिलिटी, क्योंकि तुमको उसको फ्यूचर डेट में उसका पेमेंट को तुमको चुकाना पड़ेगा, यस और नो, यस, ठीक है, ओके। तो अगर मैंने एक्सपेंसेस किया है बिजनेस में, बिजनेस में एक्सपेंसेस क्या होता है, रेंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, सैलरीज होता है, यस और नो बोलो, यस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस होता है, ऐसा बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है। कुछ एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस होता है, कुछ एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन जैसा नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होता है, यस और नो बोलो, यस, ठीक है, ओके। तो अगर आपको दिखा कि एक्सपेंसेस आपका इंक्रीज कर रहा है तो बेटा वो क्या बन गया बोलो, डेबिट, यस और नो, यस। तो एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होने से क्या होता है बोलो, डेबिट, एसेट एक्सपेंस डिक्रीज होने से क्या होता है बोलो, क्रेडिट, यस और नो, यस, ठीक है, ओके। तो उल्टा साइड में जो इनफ्लो फैमिली खड़ा हुआ है उसका रूल सिमिलर होगा कि उल्टा? रिलेशन क्या होगा बोलो, डायरेक्ट के इनवर्स, इनवर्स। तो ऑब्वियसली कैपिटल लायबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज करता है तो क्या होता है बोलो, क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी और इनकम अगर डिक्रीज करता है तो क्या होता है बेटा बोलो, डेबिट, यस और नो, यस। इतना सा बस आपको याद रखना है और बाकी तो मेरे साथ चलते चलते आप लोग चैंपियन बन जाएंगे, चिंता नहीं है। अब मेरे साथ में बोलो, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग हमको 5 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट में हमारा दुनिया को तोड़ देता है, जिसके ऊपर भैया आप बोले कि अगर मास्टरी हो जाए तो फिर अकाउंट्स में जिंदगी आपका क्या बन जाएगा बोलो, सुविधा, यस और नो, यस। तो हमको बस यही सीखना है कि एसेट किसको बोलते हैं, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, लायबिलिटी किसको बोलते हैं, इनकम किसको बोलते हैं, एसेट किसको बोलते हैं। ऐसा कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, माने जिसके लिए आप पेमेंट किए हैं और जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है, माने जिसका बेनिफिट का रडार करंट फाइनेंशियल ईयर को भी क्रॉस करके जाने वाला है, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आपने किया है तो उसको हम प्यार से बोलते हैं एसेट, जैसा कि बिल्डिंग, लैंड, मशीनरीज, प्लांट, इक्विपमेंट्स, यस और नो बोलो, यस, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ या ना, हाँ। तो ये सब कुछ मेरे बिजनेस में क्या है, एसेट। एक्सपेंसेस माने वेदर पेड और नॉट पेड, बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, माने उसका बेनिफिट करंट फाइनेंशियल ईयर को क्रॉस नहीं करेगा। माने भैया माने इलेक्ट्रिसिटी 12 महीना का अगर तुमने लिया है तो वो 12 ही महीना चलेगा, 12 महीना एक दिन में तुमको अगला महीना का इलेक्ट्रिसिटी बिल देके उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, यस और नो, यस। अगर तुम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो तो सैलरी 12 महीना दोगे, लेबर तुम्हारे लिए 12 महीना काम करेगा। एक महीना का दोगे तो एक महीना काम करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको 12 महीने का पेमेंट दिया, आप मेरे लिए 36 महीना काम करेंगे, ये सब लोग बोलो, यस, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, रेंट 12 महीना, रेंट तो 12 महीना रहो भैया, बार बार 12 महीना क्यों बोल रहे हैं? हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो, एक अकाउंटिंग पीरियड को सिलेक्ट करते हैं, ये समझो, यस। बिजनेस एक क्या होता है, गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न माने वो 50 साल 100 साल पता नहीं कितना साल तक चल जाए, तो 100 साल बाद उसका अकाउंट बनाओगे कि एक साल में, बोलो रे। तो ये पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है, यस और नो, यस, ठीक है, पता है ना हम लोगों को, हाँ या ना, हाँ। कहां पे मिलेगा, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, माने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन वाला वीडियो में, हाँ या ना, हाँ, ठीक है, समझ गया भैया, आगे बढ़िए, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंसेस माने बेनिफिट ऑफ व्हिच हैज बीन टेकन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वेदर पेड और नॉट पेड। अगर पेड है तो एक्सपेंसेस के साथ साथ एसेट गिरा देंगे, ये सब लोग थोड़ा थोड़ा करके जर्नल आप लोग के दिमाग में मैं स्पार्क करते जा रहा हूं, ठीक है, ओके। और चिंता मत कीजिए, जिन लोगों को थोड़ा भी असुविधा होगा तो मेरे कंप्लीट करने के बाद आप लोग को असुविधा हो ही नहीं सकता, यस और नो, यस, ठीक है, ओके। तो एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज कर गया तो डेबिट, एसेट और एक्सपेंस अगर डिक्रीज कर गया तो क्रेडिट। और उल्टा साइड में क्या है, कैपिटल लायबिलिटी और इनकम, ठीक है। ये आउटफ्लो फैमिली है कि इनफ्लो फैमिली, इनफ्लो फैमिली, इसके चलते बिजनेस में फंड आता है, यस और नो, यस, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इस फैमिली का रूल क्या है भैया, इस फैमिली का रूल है अगर कैपिटल लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज करता है तो क्या बोलो,
क्रेडिट, और अगर कैपिटल लायबिलिटी और इनकम डिक्रीज करता है तो डेबिट। आया समझ? यस और नो? यस। वैसे ये इनफ्लो फैमिली और आउटफ्लो फैमिली मैं अपने बच्चों के समझने की सुविधा के हिसाब से बोलता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि इनफ्लो फैमिली आउटफ्लो फैमिली, ऐसा कोई नाम नहीं है, ये तो बस तुम लोग के समझने की खातिर है। समझ में आया? क्योंकि एसेट और फंड के हिसाब से बोल रहा हूँ। एसेट और एक्सपेंसेस करने से फंड गया, यस और नो? यस। और कैपिटल लायबिलिटी इनकम होने से फंड गया कि आया, यस और नो? यस। इसके हिसाब से याद रखना, आउटफ्लो फैमिली, इनफ्लो फैमिली। वैसे तो आपको बस इतना याद रखना है, एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम, यस और नो? यस। तो अगर इतना ही हमको इन डेप्थ समझ में आ चुका है ये चीज, तो बस इतना ही समझना है कि भैया कौन सा चीज एसेट होता है, वो तो देख के ही पता चलता है। बिल्डिंग दिख गया, तुमको पता नहीं वो एसेट है। बिल्डिंग के एक ही साल चलेगा कि आने वाला साल तक भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। तो बिल्डिंग क्या बना? एसेट। मशीनरी क्या है? एसेट। इक्विपमेंट क्या है? एसेट। प्लान क्या है? एसेट। लैंड क्या है? एसेट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट। ये सब कुछ मेरा क्या है? एसेट। एसेट भी फर्दर पार्ट में डिवाइड होता है, ये बात हमको पता है, हम पढ़े हैं। एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। करंट एसेट माने जो फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ पे अगर मैं करूं तो देखो समझ में आएगा, याद आ रहा है ये सब दिन जो सब हम करते थे। ये पकड़ लो तुम्हारा CFY। CFY माने करंट फाइनेंशियल ईयर, ये सुनो। करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है तुम्हारा? 25-26, हाँ या ना? जो एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट तुम्हारा करंट फाइनेंशियल ईयर में ही एग्जॉस्ट हो गया, उसको तुम प्यार से क्या बुलाओगे? बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? और इसी को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। जो करंट फाइनेंशियल ईयर को क्रॉस करके निकला उसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके बाद से जितना भी हॉराइजन है वो हॉराइजन किसका है? बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर का। पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी हमको दो हिस्सा देखने को मिल जाता है, एक है करंट एसेट, एक है नॉन करंट एसेट। समझ में आया? जो करंट फाइनेंशियल ईयर को एक्सपेंडिचर का बेनिफिट क्रॉस करके तो निकला, पर अगला आने वाला एक साल में कंज्यूम हो जाएगा, उसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? बोलो करंट एसेट। ठीक है, करंट एसेट। ये पकड़ लो नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर क्या है? 26-27। तो जिसका बेनिफिट 26-27 में लेके खत्म कर देंगे, जैसे कि डेटर्स का पेमेंट 26-27 तक तो आ ही जाएगा, ये सब लो। यस। या फिर स्टॉक, अरे इस साल नहीं बिका, अगला साल बेचोगे कि नहीं बेचोगे? 10 साल फेंक के रखोगे, तो स्टॉक क्या है मेरा? करंट एसेट। तो इस जोन में कौन सा एग्जांपल एक्टिवेट होता है? जैसे कि डेटर्स होता है, स्टॉक होता है, एक्सेट्रा। यस और नो? अरे बोलो ना। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल होता है। और भैया जिसका बेनिफिट आपको पता है करंट फाइनेंशियल में तो ले ही नहीं पाए, अगर ले लेते तो एक्सपेंसेस बनता, अगला साल में भी नहीं ले पाए। कैपिटल एक्सपेंडिचर बना पर करंट एसेट बना, अगला साल में भी ना लेके पाए, उसका अगला साल में उसका बेनिफिट फॉरवर्ड हो गया, तो उसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? बोलो नॉन करंट एसेट। यहाँ पे हमारा बड़ा बड़ा फिक्स एसेट का नाम निकल के आता है, जैसा कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीनरीज हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया। ये सब नो बोलो यस। ये सब हमको पता है ना? अरे बोलो रे, हाँ या ना? हाँ। थ्योरी पढ़ने आए हैं कि प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल, पर उसके आड़ में जितना भी थ्योरी छुपा है सबको ढूंढ डालेंगे। समझ में आया क्या? यस और नो? यस। ठीक है, ओके। और यही सेम चीज हमको लायबिलिटी के सेक्शन में भी देखने मिलता है। करंट ईयर में अगर पे कर देते तब तो मैटर सुलझ जाता, करंट ईयर में पे नहीं किए सभी चलते तो वो क्या बना? एक्सपेंस क्या बन गया तुम्हारा? लायबिलिटी। करंट फाइनेंशियल ईयर में पे कर देता तब तो एक्सपेंसेस था, और उसके साथ में एसेट को गिरा देते। पेमेंट किए हो, कैश गया है, एक्सपेंस अलग चीज है, कैश जाना अलग चीज है। ये सब नो बोलो यस। सैलरी इज एक्सपेंस और कैश जाना इज डिक्रीज ऑफ एसेट। ये तो नो? यस। ठीक है। पर लायबिलिटी का सोचो, लायबिलिटी अगर पे नहीं किया मैं तभी चल के तो वो क्या बना? लायबिलिटी। करंट फाइनेंशियल में पे हुआ ही नहीं, पर अगला आने वाला एक साल में पे कर देंगे, करंट लायबिलिटी। ये सब नो? नहीं नहीं, अगला साल तक भी पे नहीं होगा, उसका भी आगे चल सकता है, नॉन करंट लायबिलिटी। ये सब नो? यस। यस माने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट लायबिलिटी को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। और नॉन करंट लायबिलिटीज को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आप लोग अगर कुछ भी लिखना पढ़ना है इससे रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो को फ्रीज करके, मैंने पॉज करके अपना खुद का नोट बना सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट दैट थिंग। पर क्योंकि हमारा सीरीज क्या है? बोलो प्रैक्टिकल सीरीज, तो मैं वही बनाऊंगा जो प्रैक्टिकल होगा, हाँ या ना? बोलो हाँ। ठीक है, हम स्तंभ बनाएंगे, बेतोड़ स्तंभ के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके बेस में बहुत सारा थ्योरी है। थ्योरी स्ट्रांग होना तो जरूरी है ही, पर उसके साथ साथ आपको स्तंभ आना चाहिए। ठीक है, जो आपको रियल दुनिया में सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, ओके, हो गया। तो एसेट और लायबिलिटी में इस चीज को हम देखते हैं। एसेट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, एंड लायबिलिटीज कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। खैर हमको फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही एसेट दिखा इंक्रीज किया तो डेबिट, डिक्रीज किया तो, जैसे ही लायबिलिटीज दिखा इंक्रीज किया तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज किया तो, बस उतना ही याद रखना है इस चैप्टर के लिए। तो भैया ये सब क्लासिफिकेशन कौन सा चैप्टर में देखना पड़ेगा? बहुत चैप्टर्स आएगा, जैसे कि फाइनल अकाउंट्स। यस और नो? यस। ठीक है, ओके, आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी तो बस पार्टी शुरू हुई है, हाँ या ना? हाँ, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। तो कैपिटल लायबिलिटी इनकम अगर इंक्रीज किया तो क्रेडिट, डिक्रीज किया तो डेबिट। क्या सेल्स तुम्हारा इनकम है? सोचो ना, इनकम अकाउंट को आइडेंटिफाई करो। सेल्स क्या है तुम्हारा? इनकम।
तो अगर सेल कर दिए, गुड्स का सेल कर दिए, सर्विसेज का सेल कर दिए, तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, यस और नो, यस। और वही सोचो अगर सेल तुम्हारा, तुम माल भेजे थे, माल रिटर्न आ चुका, सेल्स रिटर्न, तो तुम्हारा सेल्स इंक्रीज किया कि सेल्स जो फिगर तुम पकड़े थे वो डिक्रीज कर गया? तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? सेल्स का ठीक उल्टा, यस और नो, यस। ये सब हम सोचेंगे ना, आराम से सोचेंगे ना, तो सेल्स रिटर्न होने से डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट, क्योंकि सेल्स क्या हुआ था? क्रेडिट। आया समझ? यस और नो? अरे बोल रहे हाँ या ना? हाँ, क्लियर शॉर्ट, ठीक है, वेरी नाइस। कैपिटल तो पता ही है, ओनर्स फंड इन द बिजनेस। आया समझ? यहां तक लिख चुके हैं? अगर यहीं तक लिख चुके हैं बेटा, तो देखो ऐसे ज्ञान सुनते सुनते आप लोगों का जिंदगी नहीं चलेगा। आप लोगों को क्या बनाना आना चाहिए? बोलो, सम्स, हाँ या ना? हाँ। सीरीज क्या है? ब्रह्मास्त्र सीरीज प्रैक्टिकल सीरीज था, कंप्लीट प्रैक्टिकल सीरीज, तभी चल के इसका नाम क्या है? बोलो, ब्रह्मास्त्र। जो अगर फेंक के मारोगे, अगर समझ लिए, दिल पे उतार लिए, तो नथिंग बेटर देन दिस। समझ में आया क्या? ये सुन लो। तो चलो लेट्स गो। इलस्ट्रेशन नंबर 1। बच्चा लोग, मैंने आप लोगों को क्या बोला? इस पूरा चैप्टर में जैसे ही आप कोई जर्नल एंट्रीज को पास करने जाओ, आप लोगों को किसके एंगल से सोचना है? हमेशा हिस्टोरिकल अप्रोच के मॉडर्न अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। बट कोई भी अगर आपका स्कूल एग्जाम में या फिर कोई भी एग्जाम में अगर आपको स्पेसिफाई कर दे कि ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे आप अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करो और उसके बेसिस पे आंसर दो, तो क्या आप लोग वहां पे मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करके आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो अगर ट्रेडिशनल स्पेसिफिकली पूछा तो फिर ट्रेडिशनल, और नॉर्मली अगर हम मेरे को जर्नल एंट्रीज मारना है तो मैं ट्रेडिशनल में सोचूंगा कि मॉडर्न। मॉडर्न आया समझ? ये सब नो, यस। तो अगर क्वेश्चन मेरे को स्पेसिफाई करता है कि भैया मेरे को बताओ कि ट्रेडिशनल अप्रोच या फिर यूके अप्रोच या फिर गोल्डन रूल अप्रोच के हिसाब से ये अकाउंट्स डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तब आपको वैसे ही चलना है, हाँ या ना? हाँ। मैं यहाँ पे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट बताने नहीं आया था, मैं तुम लोगों को क्या कराने आया हूँ? बोलो, जर्नल। बट सिंस इलस्ट्रेशन नंबर 1 जैसे ही आप खोलेंगे, आपको संग संग दिखेगा कि जवाब दीजिए एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। संग संग जैसे ही ये बात बोला गया, मैं चाहता हूं कि मैं एक बार आप लोगों को याद दिलाऊं कि ट्रेडिशनल अप्रोच मेरे को क्या बोलता है। एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स दो हिस्सा में टूटा है, एक है पर्सनल अकाउंट और एक है इम्पर्सनल अकाउंट। यस और नो? यस। इम्पर्सनल का फर्दर दो हिस्सा है, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। यस और नो? यस। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। यस और नो? यस। तीनों अकाउंट में क्या डेबिट क्रेडिट रूल सेम है कि अलग अलग? अलग अलग, ऑब्वियसली। पर्सनल का भी 3 हिस्सा होता है, आप लोगों को पता होगा, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। खैर वो हमारा मुद्दा नहीं है, बट पर्सनल अकाउंट में हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, माने जिसको मिला वो डेबिट, जिसने दिया वो याद रखना, तो क्रेडिट द गिवर। तो भैया जैसे ही आपको पता चल गया कि पर्सनल अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट रूल क्या होता है, तो आप लोगों को भली बात ही पता है कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सा नाम आता है। कोई भी अकाउंट का पीछे अगर तुमको कोई इंडिविजुअल या फिर कोई पर्सन का नाम दिख जाए, माने कोई कंपनी दिख गया, कोई फर्म दिख गया, ठीक है, जैसे ही पर्दा उठाए पीछे कौन दिख रहा है? बोलो, कोई ना कोई पर्सन। तो वो पर्टिकुलर अकाउंट क्या है? बोलो, पर्सनल अकाउंट। जैसा कि बिजनेस में कैपिटल, क्या बोलो? कैपिटल। कैपिटल तो बिजनेस में एक अकाउंटिंग टर्म है। कैपिटल माने क्या? ओनर्स फंड। तो अगर कैपिटल का पर्दा दिखाऊं तो पीछे क्या ओनर दिखेगा? यस और नो? यस। क्या ओनर एक पर्सन है? हाँ या ना? हाँ। तो कैपिटल अकाउंट क्या बन गया? बोलो, पर्सनल अकाउंट। यस और नो? यस। जैसा कि बिजनेस में मेरा डेटर्स, क्या बोलो? डेटर्स। डेटर्स माने जिनसे मेरे को पैसा मिलना है, माने मैंने उन लोगों को क्या किया है क्रेडिट में, या तो गुड्स का सेल या फिर सर्विस का सेल, हाँ या ना? हाँ। उन्होंने मेरे से उधार में माल लेके गया है, ये और नो? यस। तो अगर मैं ये डेटर्स, ये तो एक फाइनेंशियल टर्म है, इसका पर्दा उठाऊं, पीछे कौन दिखेगा? एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई कंपनी मेरे से माल उधार में लेके गया, या फिर कोई फर्म मेरे से माल उधार में लेके गया। यस और नो? यस। तो ये डेटर्स क्या है? बोलो, मेरा पर्सनल अकाउंट, हाँ या ना? हाँ। क्रेडिटर्स सेम। क्रेडिटर्स माने मेरे से उठाया उधार में कि मैंने उठाया उधार में? मैंने उठाया उधार में। तो क्रेडिटर्स भी क्या है? बोलो, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर्स का पर्दा उठाऊंगा पीछे कोई ना कोई पर्सन ही दिखेगा जिससे मैंने माल उधार में उठाया है। ये सब नो? बोलो, यस। तो कैपिटल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट, ये सब क्या होता है? बोलो, सारा का सारा एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल का भी फर्दर क्लासिफिकेशन पता है ना? नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन माने वही राम श्याम जोधू मोधू, यस और नो? यस।
आर्टिफिशियल पर्सनल माने जहां पे तुम ऐसे एंटिटीज के साथ डील कर रहे हो जिसका रियल लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं है। माने अगर पर्दे के पीछे जो पर्सन खड़ा है वो एक नेचुरल पर्सन है माने ह्यूमन है, तो वो क्या है बोलो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, राम श्याम जोधू मोदू, ये सब नो, यस। पर अगर तुम पर्दा उठाए और पर्दे के पीछे तुमको ऐसा पर्सन दिखा जिसका नेचुरल रियल एंटिटी नहीं है, माने नेचुरल एंटिटी नहीं है, उसको फॉर्म किया गया है, जैसे कि कंपनीज को बनाया जाता है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, यस और नो, यस, ठीक है। तो वो कंपनी के साथ अगर तुम डील करते हो, कंपनी तुम्हारा क्या है बोलो, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यस और नो, यस। बैंक क्या है तुम्हारा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यस और नो बोलो, यस, ठीक है, ओके। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, माने वो एक्चुअली पर्सनल अकाउंट नहीं है पर एक ग्रुप ऑफ पर्संस को शायद वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी एक्सपेंसेस के आगे अगर मैं आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड बिठा देता हूं तो वो क्या बन जाता है बोलो, मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। भैया एक्सपेंसेस खुद क्या है, एक्सपेंसेस खुद क्या है बोलो, नॉमिनल अकाउंट। बट अगर अनपेड एक्सपेंसेस है माने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है बोलो, मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यस और नो बोलो, यस। जहां पे ये अकाउंट एक ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना बोलो, हाँ, ठीक है। अनपेड सैलरीज के पीछे वो ग्रुप ऑफ अनपेड एम्प्लॉइज है जिनको तुमने पेमेंट नहीं किया। तो नॉर्मली याद रखने का तरीका क्या है, एक्सपेंसेस के आगे अगर आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड दिख गया तो वो क्या है बोलो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। वैसा ही इनकम के आगे भी अगर तुमको ऐसा कोई शब्द दिख गया कि एक्रूड इनकम या फिर एडवांस इनकम माने प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब नो बोलो, एक्रूड इनकम या फिर प्री रिसीव्ड इनकम, ऐसा कोई भी टर्म तुमको दिख गया तो वो क्या है बोलो, तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आया समझ, ये सब नो बोलो, यस। ये सब कुछ हमने अच्छा से पढ़ चुके हैं ना हम, ये सब नो, यस, ठीक है। थोड़ा बहुत बस याद दिला रहा हूं, याद दिलाना मेरा काम है। दूसरा क्या दिख रहा है बोलो, रियल अकाउंट नॉर्मली डील्स विद द एसेट्स, यस और नो, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जैसा कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, गुडविल हो गया, यस और नो, यस। ये सब किस चीज का एग्जांपल है बोलो, रियल अकाउंट। क्या सारा का सारा एसेट रियल अकाउंट होता है? नहीं भैया, डेटर्स भी तुम्हारा एसेट था। डेटर्स कौन सा अकाउंट है बोलो, पर्सनल अकाउंट। बैंक में अगर पैसा पॉजिटिव में है, बैंक में पैसा पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी। कौन सा चैप्टर में सीखे हैं, कैश बुक, यस और नो, यस। बैंक में अगर तुम्हारा पैसा पॉजिटिव में है तो बैंक तुम्हारा एसेट है, यस और नो, यस, ठीक है। पर ये वाला एसेट रियल अकाउंट है कि पर्सनल अकाउंट, बैंक है पर्सनल अकाउंट है, हाँ या ना, हाँ, ठीक है। तो ऐसे जज मत करना, एसेट दिखते ही रियल अकाउंट नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक से देखो एसेट, एकदम ठीक से देखो। बिल्डिंग एक टर्म है, बिल्डिंग का अगर पर्दा उठाए टर्म के पीछे का तो फिर क्या दिखेगा तुमको, बिल्डिंग ही दिखेगा, पर्सन दिख रहा है क्या, नहीं। तो बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट। अच्छा से सीखे थे ना हम लोग, ये सुनो, फॉर एग्जांपल करते करते वैसे भी समझ में आ जाता है। रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का रूल क्या है बोलो, व्हाटएवर कम्स इन डेबिट, माने अगर बिल्डिंग बढ़ता है, बिल्डिंग आता है, मशीनरी आता है, कैश आता है, तो ये क्या है बोलो, मेरा एसेट। तो व्हाटएवर कम्स इन क्या बोलो, डेबिट, एंड व्हाटएवर गोज आउट, अगर चला जाता है, बिल्डिंग बेच दिए तो क्या होगा बोलो, क्रेडिट, यस और नो। मशीनरी बेच दिया क्या होगा, गुडविल राइट ऑफ हो गया, क्रेडिट, यस और नो बोलो, यस। समझ में आया। और नॉमिनल अकाउंट तो बहुत इजी है, ऑल द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट, जैसा कि परचेज, सेल, यस और नो, ये सब कुछ क्या है बोलो, मेरा नॉमिनल अकाउंट, हाँ या ना, हाँ। जैसे कि रेंट, सैलरी, फिर मेरा इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी टाइप का एक्सपेंडिचर उठा लो, ये क्या है मेरा नॉमिनल अकाउंट। कोई भी टाइप का इनकम उठा लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इनकम। इंटरेस्ट अलाउड, ये क्या है मेरा एक्सपेंस। कमीशन रिसीव्ड क्या है मेरा, इनकम। कमीशन अलाउड क्या है, एक्सपेंस। कोई भी टाइप का इनकम एक्सपेंस अकाउंट को अगर तुम उठाए तो उसको हम प्यार से बुलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। वैसे याद रखना, इनकम एक्सपेंसेस के आगे अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस ऐसा कुछ भी दिख गया, इनकम अकाउंट या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट तो वो रहेगा, बट उसके साथ साथ वो क्या बन जाएगा बोलो, जो लाइबिलिटी वाला या फिर एसेट वाला हिस्सा आया। जैसे कि अरे देखो ना, यहाँ पे इतना क्या समझ में नहीं आ रहा है, तुमको सैलरी देने का बात था 5000 रुपीज, बात था, दिए कि नहीं दिए, नहीं दिए, तब चल के ये सैलरी क्या बन गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सोचो, दिमाग का बत्ती जलाओ, सब पता है तुम लोगों को। अरे दिया कि नहीं दिया, भाड़ में जाए, बेनिफिट लिया, ये सब नो, यस। तो बेनिफिट अगर लिए हो तो सैलरी को तो तुमको एक्सपेंस बुक करना ही पड़ेगा, ये सब नो, यस। सैलरी को तो तुमको एक्सपेंसेस बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि तुम बेनिफिट ले चुके हो बाबू, ये सब नो, यस। बट उसके अगेंस्ट में पैसा गया कि नहीं गया, तो वो तो तुम्हारा कॉलर पकड़ेगा कि अरे पैसा मिला नहीं, तुम एक्सपेंस बुक कर लिए। मैंने बोला देखिए, एक्सपेंसेस तो बुक कर लिया और उसके साथ साथ मैंने एक लायबिलिटी भी बुक किया है। क्या किया है बोलो, एक लायबिलिटी भी बुक किया है, जिसके चलते आप लोगों को पेमेंट आज नहीं तो कल हो जाएगा, जिसको हम प्यार से क्या बुला रहे हैं बोलो, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ताकि मेरे को याद रहे कि मैंने पेमेंट नहीं किया, मेरे को पेमेंट करना है। इस सारा का सारा बात हम लोग अच्छा से रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, हाँ या ना बोलो, हाँ पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। आप में से कोई भी बच्चा को अगर नहीं पता है, आराम से जाकर वीडियो देखिए और समझ लीजिए, ये नो, यस, ठीक है। तो ऑल द इनकम एक्सपेंसेस, या फिर इनकम की जगह पे हम गेन भी बोल सकते हैं और एक्सपेंसेस की जगह पे लॉस भी बोल सकते हैं। तो अगर फर्दर अच्छा से बोले, ऑल द इनकम्स
एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये जितना भी अकाउंट होता है ये सारा का सारा क्या होता है बोलो, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल क्या है भैया? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट रूल होता है कि अगर बात इनकम और गेन का चल रहा है, इनकम एंड गेन हमेशा क्या होता है बोलो, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट। और बात अगर आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का चल रहा है तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज क्या बोलो, डेबिट। यस और नो? यस, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिट। तो मेरे साथ में एक बार बोलना, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट क्रेडिट का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाटएवर कम्स इन, क्रेडिट व्हाटएवर गोस आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। यस और नो? यस। अब तो हमको अच्छे से पता है कौन सा अकाउंट है, यस और नो? यस। इसी नॉलेज के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 को अटैक करें और हम सब साथ में आइडेंटिफाई करें कि बाबू तुम डेबिट हो गए कि क्रेडिट। तो फिर चलो हम लोग अटैक करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 को, जहां पे मेरे को बोला है कि क्लासिफाई करो कौन सा बेसिस पे, मॉडर्न बेसिस पे कि ट्रेडिशनल। तो बोल देंगे ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, बढ़े क्या? अरे बोलो, बढ़े क्या? नाइस। आओ, क्या बोल रहा है? दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000 इन कैश। 1,50,000 इन कैश। दिनेश नाम का एक व्यक्ति ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है अपना कैपिटल को, और कैपिटल का अमाउंट कितना है कैश में? 1.5 लाख रुपया। माने बिजनेस में ओनर ने, मालिक ने पैसा दिया। ये सुन लो, यस, बिजनेस में मालिक ने पैसा दिया कैश, कितना रुपया का? 1.5 लाख रुपया का। ठीक है, ओके। अब देखो कैसे सोचना है, ठीक है? आप लोग अपने हिसाब से थ्योरी ओरिएंटेड लिख सकते हो, मैं समझाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है? तो बिजनेस के पास एक तो क्या आ गया बोलो, कैश। डबल एंट्री में सोचने का तरीका बहुत इजी है, ठीक है, पता है। हम लोग सिंगल एंट्री मानने जा रहे हैं कि डबल एंट्री? डबल एंट्री हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं, सिंगल एंट्री के डबल एंट्री? डबल एंट्री में दो चीज सोचना है, एक तो क्या आया या फिर क्या गया, और दूसरा क्या बोलो, उसके आने के और जाने के पीछे का क्या सोचना है हमको, रीजन। एक तो क्या आया क्या गया, और दूसरा उसके आने के या फिर जाने के पीछे का रीजन। क्या आया बिजनेस में तुम्हारा बिजनेस में क्या आया? कैश आया। कैश क्या है, कितना आया बोलो? 1.5 लाख। अरे कितना कैश आया? 1.5 लाख। तो इसके चलते कैश इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। तो कैश क्या है? मेरा रियल अकाउंट। अरे बोलो, कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। लिखो रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट पे वट एवर कम्स इन क्या होता है बोलो? डेबिट। तो कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट। आया समझ? ये समझ लो, यस। कैश के आने के या फिर जाने के पीछे का रीजन क्या था? कैश के आने के या फिर जाने के पीछे का रीजन क्या था? कैपिटल। सेम अमाउंट ना, 1.5 लाख का ही कैपिटल आया ना, ये सब नो? यस। कैपिटल कौन दिया? ओनर दिया ना। अरे कैपिटल ओनर दिया, जिसका नाम क्या है? दिनेश। कैपिटल देने वाला ओनर का नाम क्या है? दिनेश। तो जैसे ही कैपिटल का पर्दा उठाया, पीछे कौन दिख गया? बिजनेस का मालिक। ठीक है, ओके। तो दिनेश, तो कैपिटल मेरा कौन सा अकाउंट बना? पर्सनल अकाउंट। भैया कौन सा पर्सनल? नेचुरल पर्सनल। उतना सोचने का जरूरत नहीं है, बस लिख दो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे ये जो दिनेश बंदा है, ये पाया कि इसने दिया, ये पाया कि इसने दिया, इसने दिया। बिजनेस में हमेशा डबल एंटिटी या फिर डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। बिजनेस में क्या होता है बोलो? डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट। डुअल एंटिटी कॉन्सेप्ट माने बिजनेस का ओनर अलग और बिजनेस खुद अलग। यस और नो? यस, ठीक है, ओके। अगर ओनर और बिजनेस खुद अलग ही है दोनों चीज, माने ओनर ने दिया और बिजनेस ने पाया। यस और नो? यस। इसके अगेंस्ट में बिजनेस का लायबिलिटी बुक हो गया, तो ओनर को प्रॉफिट के साथ इस पैसा को चुकाना है वापस। ओनर की तरफ से आया हुआ लायबिलिटी का नाम होता है कैपिटल। तो पीछे कौन दिख रहा है? ओनर। तो ये क्या बना? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। तो क्योंकि कैपिटल अकाउंट तुम्हारा उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तुमको पैसा दिया है, तो उसने दिया है ना, तो उसके तरफ से क्रेडिट द गिवर हो गया ना। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या होगा बोलो तुम्हारा? क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक है, ओके। बिकॉज ओनर वाज द गिवर। यस और नो? यस। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। भैया क्या? टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, चिंता नहीं है। फिलहाल समझ गए? यस और नो? यस। स्पीड मेंटेन करेंगे और आगे बढ़ेंगे फटाफट। आओ। ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख इन कैश। ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख इन कैश। अरे 1.5 लाख कैश आया था, याद है? यस और नो? यस, 1.5 लाख कैश आया था। उसमें से तुमने क्या किया? 1 लाख का तुमने क्या कर दिया बोलो? बैंक अकाउंट ओपन कर दिया। यस और नो? यस। आप लोग का वैसे तो ये एडवांस चैप्टर है, बट क्योंकि मैं आप लोगों को सब कुछ पढ़ा चुका हूं, तो एक बार बोल रहा हूं, जो एकदम नए नए बच्चे हो वो लोग इस चीज को लेके इतना चिंता मत करना। बस मैं साइड में एक चीज आप लोगों को समझाता चलूंगा, ठीक है, ओके। आप लोग बिल्कुल इस चीज को लेके टेंशन मत लीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि हम इलस्ट्रेशन 1 को इतना अच्छा से बना रहे हैं, तो इसके साथ साथ आप लोग की जिंदगी में एक चैप्टर आया था, याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब बिजनेस में जितना भी एसेट होगा वो हमेशा लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर में होगा। ये नो ये अरे नॉर्मल सा बात है, ठीक है। या तो बिजनेस में ओनर का पैसा है या फिर बाहर वालों का पैसा है, और वो सारा का सारा पैसा कोई ना कोई एसेट में लगा है। ये नो बोलो, अरे बोलना, हाँ या ना? हाँ, या तो वो कैश के रूप में है, कैश भी एसेट है, या फिर बैंक में पड़ा है, या फिर स्टॉक में है, डेटर्स में है, बिल्डिंग में है, प्लांट पे है, मशीनरी पे है, इन्वेस्टमेंट में है। अरे बोलो ये सब नो यस। तो फंड्स कहीं ना कहीं तो एलोकेट होके रखा है, तो कहां पे भी फंड है वो क्या है बोलो बेटा? एसेट। यस और नो? यस। आओ फिर अकाउंटिंग इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते चल इसके साथ में, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है आप लोगों को? फिलहाल अकाउंटिंग इक्वेशन को जस्ट एक बैलेंस शीट के फॉर्मेट में पुट कर देता हूं, ठीक है। बैलेंस शीट, ठीक है। राइट साइड क्या होता है? एसेट, और लेफ्ट साइड क्या होता है बोलो? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यस और नो? नॉर्मली अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग एसेट को पहले लिखते हैं, उसके बाद कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब चाहे तुम 2 + 2 = 4 लिखो, या फिर 4 = 2 + 2, तुमको कोई दिक्कत नहीं ना? मैंने 2 + 2 = 4 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो फिर बिजनेस में क्या आया मेरा? पहला एंट्री के चलते कैपिटल कितना? 1.5 लाख। और एसेट कितना आया बोलो? एसेट में क्या आया मेरे पास? कैश। अरे कौन सा एसेट आया? जिसका अमाउंट कितना है? 1.5 लाख। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? हमेशा करेगा, चिंता मत करो। अब दूसरा दिन चलो, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। माने कैश उठा के कहां पे फेंक दिए? बैंक अकाउंट कैश उठा के कहां पे डाल दिए? बैंक में। ऑब्वियसली 1.5 लाख का कैश आया था, अब उस 1.5 लाख का कैश का यूटिलाइजेशन चल रहा है। 1.5 लाख का कैश में 1 लाख का कैश कहां चला गया? बैंक में। तो मेरे पास कैश कितना पड़ा रहा? 50,000। इस कांड के चलते, इस घटना के चलते कैश बढ़ा कि कैश गिरा? कैश गिरा। बैंक बढ़ा कि बैंक गिरा? बैंक बढ़ा। यस और नो? यस, ठीक है, हो गया। बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अरे बोलना, बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। बैंक को पैसा रिसीव हुआ, बैंक क्या होगा? डेबिट। कैश गिर गया, कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट पे रूल क्या था? क्रेडिट व्हाटएवर गोज आउट। कैश आया कि गया? डेबिट की क्रेडिट। नहीं समझ में आया होगा? आ गया, बहुत अच्छा बात है। तो लिखो भैया, बैंक बढ़ा, बैंक बढ़ा कितना रुपया से? 1 लाख रुपया से। मेरा बैंक इंक्रीज कर गया, तो बैंक मेरा कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। नेचुरल क्या आर्टिफिशियल? तो बैंक अकाउंट मेरा होगा डेबिट। वैसे नेचुरल आर्टिफिशियल इन सबको मारो गोली, आगे बढ़ो। और इस तरफ क्या गिर गया? कितना गिर गया ना? तो कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। गिरने से डेबिट के क्रेडिट। नहीं समझ में आया होगा? कभी ना कभी समझ गया होगा, ठीक है। और अगर अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर, कैश कितना था पहले? अभी 1.5 लाख रहा कि 50,000? और बाकी पैसा कहाँ पे डाल दिया? कितना रुपया आया समझ? ये सब नो? अभी भी दोनों साइड टैली कर रहा है, 1.5 लाख 1.5 लाख। अरे बोलना, अभी भी दोनों साइड क्या दिख रहा है बोलो? 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। आया समझ? बिल्कुल समझ में आया भैया, क्यों नहीं? चलो थर्ड डे। थर्ड डे क्या बोला? रिसीव लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक, आउटसाइडर्स फंड। ये सब नो? यस। बिजनेस में चलने के लिए पैसा का जरूरत पड़ता है बेटा। पैसा दो तरीके से आ सकता है, या तो मालिक खुद डाले या फिर बाहर वालों से पैसा ड्रैग करके लेके आए। ये सब नो? ये पैसा मालिक से आया कि बाहर वाले से? बाहर वाले का नाम क्या है? नरेश। तो नरेश तुम्हारा क्या है बोलो? लाइबिलिटी। ये सब नो? यस। तो लोन फ्रॉम नरेश। ये सब नो? यस। यही लोन बैंक से भी ले सकते हैं, तो बैंक से अगर लेते तो उसका नाम क्या बनता? बैंक लोन। ये सब नो? ये लोन बैंक से लिए कि बाहर वाले से? बाहर वाले से। तो बाहर में कौन है? एक आदमी ही तो है। इस लोन के पीछे एक पर्सन है ना। तो ये लोन फ्रॉम नरेश जो भैया आप बोल रहे हैं, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। आया समझ? यस और नो? यस, ठीक है। और बिजनेस में पैसा कितना आया? 1 लाख। कैश मेरा क्या है? एसेट। एसेट मेरा क्या है बोलो? रियल अकाउंट। यस और नो? यस। तो चलो डबल एंट्री में क्या बोला? एक तो क्या आया या फिर क्या गया, और उसके आने के और जाने के पीछे का रीजन क्या आया तुम्हारे बिजनेस में? कैश आया कि बैंक पकड़ोगे? चेक आया ना? अच्छा चलो ठीक है, चेक आया तुम्हारे बिजनेस में, तो चेक आया माने चेक कहां पे गया बोलो? बैंक। अरे यस और नो? यस। तो बैंक तुम्हारा इंक्रीज कर गया कितना रुपया से? 1 लाख रुपया से। बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक क्या होगा बोलो? डेबिट। बैंक में पैसा डेबिट हुआ। पीछे का रीजन क्या है? लोन फ्रॉम नरेश। यस और नो? अरे लोन फ्रॉम, ये लोन फ्रॉम नरेश कितना का है? अरे बाबू 1 लाख का ही होगा। ये लोन अकाउंट भी तो इंक्रीज कर गया ना। ये लोन फ्रॉम नरेश भी क्या है तुम्हारा? पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सनल?
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ठीक है ओके। तो पर्सनल अकाउंट का भी रूल क्या है बोलो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नरेश क्या है, रिसीवर के गिवर, तो गिवर चलते नरेश क्या बना बोलो, क्रेडिट। यस और नो, यस। देखो तो अकाउंटिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। एक लायबिलिटी आ गया ना, लायबिलिटी का नाम क्या है, लोन फ्रॉम नरेश, कितना रुपया 1 लाख, और बैंक बढ़ गया ना, बैंक पहले 1 लाख था, अभी 1 लाख होगा कि 2 लाख, इस तरफ भी 2.5 लाख, इस तरफ भी 2.5 लाख, यस दोनों तरफ 2.5 लाख दिख रहा है। सेटिस्फाइड कि नॉट सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर एंड हाउस। ऑब्वियसली तुमको धंधा चलाने के लिए क्या चाहिए बोलो, एसेट। फर्नीचर का परचेज शुरू हो गया, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या आया तुम्हारा, फर्नीचर। ऑब्वियसली एसेट को छोड़ के तुम बिजनेस कर नहीं सकते, ठीक है ओके। अच्छा, बिजनेस में कैश चला गया ना, तो बिजनेस में क्या आया या फिर क्या गया, बिजनेस में कैश गया, कैश जाने के पीछे का रीजन फर्नीचर। तो यहाँ पे 2 अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है भैया, एक है आपका कैश अकाउंट, दूसरा आपका, समझ में आया ये सब लोगों, यस ठीक है ओके ओके। तो भैया यहाँ पे 2 अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट है, एक तो आपका कैश गया तो डिक्रीज कितना रुपया 20,000, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, whatever comes in debit whatever goes out, वेरी नाइस। तो यहाँ पे कैश क्या होगा, क्रेडिट, और बिजनेस में क्या आ गया तुम्हारा, फर्नीचर। फर्नीचर इंक्रीज हुआ कितना रुपया का, 20,000 रुपया का, तो फर्नीचर मेरा क्या है, एसेट। तो रियल अकाउंट, टेंजेबल फिक्स एसेट है ना, अरे टेंजेबल फिक्स एसेट है तो रियल अकाउंट में अगर बढ़ता है तो whatever comes in डेबिट। आया समझ, अरे बोलो, एक तरफ डेबिट दूसरा तरफ क्रेडिट, ठीक है। तो नीचे आओ, अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो, कैश 20,000 गिर गया ना, अरे कैश 20,000 चला गया ना, तो 50 था, अभी कैश कितना बनेगा 30, 20,000 खत्म हो गया। और बिजनेस में एक और एसेट आया जिसका नाम क्या है बोलो, जिसका वैल्यू कितना है, अभी भी 2.5 लाख मैच कर रहा है, ये सब लोग बोलो 2 लाख प्लस 30 प्लस 20, और इस तरफ भी कितना है 2,50,2,50। जैसे ही ये बैलेंस शीट आप खत्म कर लिया, संग संग हम मूव करते हैं 5वां ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से फॉर ₹40,000, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से फॉर ₹40,000, 40,000 रुपया का तुमने क्या खरीद के लेके आया बोलो, फर्नीचर। यस और नो, यस। कहां से खरीदा मैटर नहीं करता क्योंकि पैसा चुका दिया, यस और नो, यस। तो बिजनेस से कैश गया फिर से कितना बोलो 40,000, और उसके अगेंस्ट में क्या गया तुम्हारा फर्नीचर, यस और नो, यस ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली से फॉर ₹40,000, ठीक है। दिल्ली से कोई तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, ठीक है ओके, सोल प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक पर्सन है जिससे तुमने 40,000 रुपया का फर्नीचर लेके आए, यस और नो, यस। अब कैश में लाए कि नहीं लाए नहीं बोला, ठीक है ओके। इस जर्नल एंट्रीज चैप्टर में एक चीज आप लोग को सीखना है, अगर गुड्स का बात होता है, अगर बात गुड्स का होता है तो गुड्स का या तो परचेज होगा या फिर गुड्स का सेल होगा। अगर आपको कैश सामने से आके बोल के ना दे तब तक आप उस ट्रांजैक्शन को कैश नहीं पकड़ेंगे। हम इस चीज को बहुत अच्छा से सीखेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पर फिलहाल बस समझाने के लिए 2 शब्द मेरे तरफ से, मैं बहुत अच्छा से समझाऊंगा, चाप मत लीजिए। अगर गुड्स का बिक्री जब तक तुमको चला के ना बोले, खुद से ना बोले कि कैश में हुआ है, या फिर गुड्स का परचेज कैश में हुआ है, तब तक आप बिल्कुल मत पकड़ना कि वो परचेज कैश में हुआ है। आपको हमेशा क्या पकड़ना है बोलो, वो परचेज क्रेडिट में हुआ है। एम आई क्लियर टू यू, यस और नो बोलो, यस ठीक है। क्रेडिट में बोलने का और भी तरीका हो सकता है, नाम मेंशन कर दिया तो वो भी क्रेडिट में, मैं इस चीज के ऊपर आऊंगा, फिलहाल मैं इसको ब्रॉड नहीं करना चाहता, अगला सब में शायद मुझे आना पड़े इस चीज के ऊपर, तो चिंता का विषय नहीं है। पर यहाँ पे परचेज गुड्स का हुआ है कि फर्नीचर का, फर्नीचर बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में हम अच्छा से पढ़ चुके हैं कि फर्नीचर क्या होता है, गुड्स क्या होता है। गुड्स माने एनीथिंग द बिजनेस एंटिटी इज होल्डिंग फॉर रीसेल। ऐसा कोई भी स्टॉक जो तुमने रखा है किस चीज के लिए बोलो, किस कारण के लिए बोलो, बेचने के लिए, तो वो क्या है तुम्हारा गुड्स। ऐसा कोई भी माल जो तुमने बिजनेस में उसको फर्दर बेचने के लिए, वो तुम्हारा क्या होता है, गुड्स। क्या बिजनेस में तुम फर्नीचर इसी कारण से लेके आए हो कि फर्नीचर को तुमको बेचना है? क्या फर्नीचर को तुम फर्दर बेचने के लिए लेके आए हो कि ऑफिस में एम्प्लॉइज को बिठाना है या फिर तुमको खुद बैठना है ओनर को? फर्नीचर किस लिए खरीदा जाता है, बेचने के लिए, ताकि लेके आते ही हम उसको बेच दे? बिल्कुल नहीं। फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट, और उससे हमको मिलता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, माने उसको हम यूज करेंगे, यस और नो, यस ठीक है ओके। तो यहाँ पे बात ना परचेज हुआ है किसका बोलो, गुड्स का परचेज हुआ है कि फर्नीचर का परचेज हुआ है? फर्नीचर परचेज हुआ है दिल्ली स्टेप से 40,000 रुपया का, ये सुन लो। यहाँ पे तुमको बोल के नहीं दिया है
कि ये कैश है कि क्रेडिट है नॉर्मली, ठीक है। अगर फर्नीचर का परचेज वगैरह में या फिर कोई भी एसेट वगैरह का परचेज वगैरह में अगर तुमको बोल के ना दे कि तुम्हारा कैश में परचेज हुआ है कि क्रेडिट में परचेज हुआ है, तो उस केस में हम नॉर्मली कैश परचेज पकड़ लेते हैं। मैंने अगर तुमको बोला फर्नीचर परचेज ₹5000, तो तुम पकड़ लेना, एंट्री होगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वहां पे मैं क्रेडिट एज्यूम बिल्कुल नहीं करना पसंद करूंगा, ठीक है, ओके। वहां पे हम क्रेडिट बिल्कुल एज्यूम नहीं करेंगे। पर गुड्स के केस में अगर तुमको बोलता गुड्स परचेज ₹5000, तो तुमको एज्यूम करना पड़ता कि वो कैश में हुआ है कि क्रेडिट, ये सर नो यस। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। बोल रहा है 40,000 का फर्नीचर खरीदे हो तुम, ये सर नो बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ। बट एक बार तुम अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गए, क्या तुम्हारे पास 40,000 रुपीज का कैश है? जाके एक बार देखो तो, क्या तुम्हारे पास 40,000 रुपीज का कैश है? नहीं। तुम्हारे पास कैश कितना रुपया का है? 30,000 रुपीज का। द ओनली रिमेनिंग कैश यू हैव इन योर बिजनेस इज ऑफ कितना रुपया बोलो? 30,000 रुपीज। 40,000 रुपीज का तो कैश है नहीं, हाँ या ना, हाँ। तो अगर इस फर्नीचर वाले को पेमेंट करना है तो पेमेंट किससे करना है बोलो? बैंक से। तुम्हारा एक ही यहाँ पे चीज हो सकता है, उपाय, जो कि तुम बैंक से पे कर दो, हाँ या ना, हाँ। पर बैंक भी बोला नहीं है कि पेमेंट बैंक से गया है, यस और नो यस, ठीक है, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन निकल के आता है, या तो मैं डेली शिफ्ट से इस पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन को क्रेडिट मान लूं, या फिर अगर ट्रांजैक्शन मुझे कैश मानना है तो फिर मेरे पास कैश नहीं है, इसीलिए मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको बनाया है। कैश तुम्हारे पास नहीं है, अगर तुम अचानक से बोल दो ना कि कैश चला गया, कैश है कहाँ? कैश चला गया का क्या मतलब है? कैश है कहाँ? कुछ भी बोल देने से हो जाता है क्या? नहीं। और अकाउंट से एक साइंस है, यस और नो यस। 30,000 का तुम्हारे पास कैश है, तुम गांजा 40,000 कैसे कैश दे के आ गया? आया समझ? यस और नो यस। तो फॉर दिस थिंग, फॉर दिस एंट्री आई एम एज्यूमिंग डेली से एज माय लायबिलिटी, यस और नो यस। इस ट्रांजैक्शन को मैं क्या मान के चलूंगा? कैश की क्रेडिट, बोलो क्रेडिट, यस और नो यस, ठीक है। बैंक से पेमेंट में नहीं मान रहा हूं, मैं मान ले रहा हूं ये ट्रांजैक्शन किस पे हुआ है, बोलो क्रेडिट। आया समझ? यस और नो यस, ठीक है। तो आइए, परचेस फर्नीचर, तो तुम्हारे बिजनेस में क्या आ गया बाबू? फर्नीचर। कितना रुपया का? 40,000। तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ, फर्नीचर तुम्हारा एसेट है, एसेट माने रियल अकाउंट, इंक्रीज हुआ तो डेबिट। आया समझ? डीआर डॉट, डेबिट को हम कैसे लिखते हैं? डीआर डॉट, या फिर फुल लिख लो फिलहाल के लिए डेबिट। आया समझ? यस और नो यस, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है? तुम्हारे बिजनेस में एक लायबिलिटी आया, माने डेली सेल। जैसे ही हम लायबिलिटीज को बुक करते हैं, हम उसके किससे बुक करते हैं बोलो? नाम से बुक करते हैं, हाँ या ना, हाँ। जैसे कि गुड्स जिससे क्रेडिट में परचेज किया जाता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। अगर मैंने क्रेडिट में गुड्स को परचेज किया है, क्या किया है बोलो? क्रेडिट में अगर मैंने गुड्स को परचेज किया है तो मैं उसको क्या बुलाऊंगा बोलो? क्रेडिटर, यस और नो यस, ठीक है। और अगर मैं गुड्स को छोड़ के बाकी कोई भी चीज जैसा कि एसेट वगैरह का परचेज क्रेडिट में करता हूं, तो उस पर्टिकुलर इंसान को बुलाया जाता है वेंडर। क्या बोलो? वेंडर। आया समझ? यस और नो यस, ठीक है। तो डेली सेव मेरा एक लायबिलिटी बना, मेरा एक वेंडर बना, जिससे मैं फर्नीचर खरीद के लेके आया। नाम लिखो इनका, डेली सेफ। डेली सेफ मेरा क्या है बोलो? लायबिलिटी है एज अ वेंडर, यस और नो। कितना रुपया का? कितना रुपया का लायबिलिटी इंक्रीज किया? डेली सेफ मेरा कौन सा अकाउंट है भैया? अरे भाई, डेली सेफ नाम का अकाउंट अगर पर्दा उठाओगे तो पीछे एक पर्सन ही तो दिख रहा है। अब पर्सन चाहे कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, फर्म हो, क्या फर्क पड़ता है? पीछे दिख कौन रहा है? पर्सन। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड लोकल अथॉरिटी। ये सब ना बोलो यस, ठीक है, ओके। तो क्या इस डेफिनेशन के अंडर में ये पर्सन आ रहा है? बिल्कुल। कंपनी हो सकता है, फर्म हो सकता है, ये सब नो यस। तो इसको हम फर्म या फिर कंपनी पकड़ लेते हैं, तो ये मेरा बन गया पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बोलो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये दिए कि लिए? दिए। तो ये क्या बन गया बोलो? क्रेडिट। आया समझ? खुशी का बात ये है, अगर मैं बैंक से भी मानता ना, पकड़ लो पैसा मैं पकड़ लेता, बैंक से चला गया, तो डेली सेव की जगह पे क्या लिखता? बैंक। बैंक भी मेरा क्या है? पर्सनल अकाउंट। बैंक भी क्या है मेरा? पर्सनल। पर्सनल में जाने से डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो बैंक से भी अगर चलते ना तो भी ठीक ही सोचते, क्योंकि तुमको कौन सा अकाउंट है वो एग्जाम में जनरल एंट्री लिखना नहीं है, तुमको लिखना है वो पर्टिकुलर अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट, यस और नो यस। तो चाहे मैं इसको बोलूं फर्नीचर टू बैंक, चाहे मैं बोलूं फर्नीचर टू डेली से, क्या अकाउंटिंग में 40,000 रुपीज में कोई दिक्कत आ जाए? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या डेबिट की जगह पे क्रेडिट, क्रेडिट की जगह पे डेबिट होगा? बिल्कुल नहीं। चाहे तुम लायबिलिटी बुक करो बाद में चुकाना, लायबिलिटी भी क्रेडिट होगा। चाहे तुम बोलते बैंक से ऑलरेडी पैसा चला गया, वो 40,000 भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता बोलो? क्रेडिट, यस और नो यस। मेरे को समझाना था, मैंने समझाया, हाँ या ना? आया समझ? अच्छा, तो देखते हैं इसके इंपैक्ट मेरे अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या पड़ेगा, यस और नो यस। चलो आओ,
क्या हुआ बिजनेस में? फर्नीचर और आ गया, एक तो 20 का फर्नीचर ऑलरेडी था, और कितना का फर्नीचर आ गया? 40,000। तो फर्नीचर कितना बन गया? और डेली सेफ नाम का तुम्हारे पास एक क्या आ गया बोलो? लाइबिलिटी, डेली सेफ। ठीक है, ओके। ये तुम्हारा क्या बने? वेंडर। कितना रुपया का? देखो तो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2,90,000। और इधर भी कितना बोलो? 2,90,000। 2,90,000, 2,90,000 हमेशा करेगा, चिंता का विषय नहीं। यस और नो? यस। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़े। सिक्स्थ क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना? परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना? 15,000 गुड्स खरीदे। गुड्स माने द stock you are purchasing for resale, anything you have purchased for reselling purpose, उसको क्या बोलते हैं बोलो? गुड्स। अब देखो तुमको चला के बोल के दिया है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। भैया यहाँ पे कैश मेंशन नहीं करता तो क्रेडिट पकड़ लेते, क्रेडिट पकड़ लेते तो कैश नहीं जाता। क्या 15,000 का कैश है तुम्हारे पास? अरे क्या तुम्हारे पास 15,000 रुपया का कैश है? देखो ना, चेक करो ना, है कि नहीं? अरे यही तो भैया, 15,000 का कैश तो है मेरे पास। मेरे पास कैश कितना है? 30,000। रिक्वायरमेंट कितना है? 15,000। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? तो बिजनेस से क्या गया? कैश चला गया। कैश के जाने के पीछे का रीजन गुड्स, कैश के जाने के पीछे का रीजन गुड्स। और जैसे ही कैश के जाने के पीछे का रीजन गुड्स हुआ, जैसे ही कैश के जाने के पीछे का रीजन गुड्स हुआ, गुड्स माने तुम गुड्स परचेज करके लेके आए हो। जैसे ही गुड्स परचेज करते हो, संग संग वो कौन सा अकाउंट से जाता है बोलो? परचेज अकाउंट। और यहीं पे जब मैं फर्नीचर परचेज कर रहा था तो कौन सा अकाउंट से जा रहा था? फर्नीचर अकाउंट। परचेज अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट को मैं तभी एंगेज करूंगा जब मामला सिर्फ और सिर्फ गुड्स या फिर सर्विसेज का होगा। बाकी कोई भी चीज का अगर बिजनेस में परचेज या फिर सेल हो तो परचेज और सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा कि उनका रिस्पेक्टिव इंडिविजुअल अकाउंट, उनका रिस्पेक्टिव। जैसा कि बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी खरीदा तो कौन सा अकाउंट? मशीनरी अकाउंट। कभी भी परचेज अकाउंट से एंट्री मत करना। बिल्डिंग परचेज, परचेज अकाउंट गया, खत्म खत्म। बिल्डिंग परचेज, परचेज अकाउंट के बिल्डिंग अकाउंट। मैंने फर्नीचर परचेज को क्या परचेज अकाउंट के थ्रू में नोट करवाया था कि फर्नीचर अकाउंट? फर्नीचर अकाउंट, इजी टू अंडरस्टैंड। बाकी अगर गुड्स का परचेज होता तो परचेज अकाउंट, गुड्स का सेल होता तो सेल्स अकाउंट। आया समझ? अभी भी नहीं समझ में आया होगा? क्या आ चुका है? अरे कभी ना कभी तो समझ चुके हो। यस और नो? यस। ठीक है, ओके ओके। आइए भैया, कैश कितना गया? 15,000। कैश कितना गया? 15,000। और यहाँ पे परचेज कितना का हुआ? 15,000। तो कैश आया कि गया? डिक्रीज, रियल अकाउंट है। वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट। परचेज मेरा कौन सा अकाउंट है? परचेज मेरा एक्सपेंस है। अरे बोलो, परचेज मेरा कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस माने कौन सा अकाउंट बोलो? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट माने नॉमिनल अकाउंट पे एक्सपेंस और लॉसेस क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस और नो? यस। अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग को याद है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी इनकम और एक्सपेंसेस को आप लोग क्या करते थे बोलो? कैपिटल से एडजस्टमेंट करते थे। अगर एक्सपेंस होता है तो कैपिटल गिरा देते थे, अगर इनकम होता है तो कैपिटल बढ़ा देते थे। यस और नो? यस। बट अकाउंटिंग इक्वेशन में ये भी याद होगा आप लोगों को कि जैसे ही आप परचेज करते थे संग संग आपके पास क्या आ जाता था? स्टॉक। आया याद? जैसे ही परचेज होता था संग संग आपके पास क्या आ जाता था? स्टॉक। कॉस्ट में स्टॉक को रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो यहाँ पे भी मेरे पास भी बिजनेस में क्या आ गया बोलो? स्टॉक। मेरे पास बिजनेस में क्या आ गया बोलो? स्टॉक। जब तक पूरा मैटर बिक नहीं जाता तब तक तुम्हारे पास क्या है बोलो? स्टॉक। स्टॉक को दो जगह पे जज करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। याद है वो सब चीज? ठीक है भैया। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया मेरे पास ना स्टॉक आ चुका है, कितना का बोलो? 15,000। ठीक है, ओके। और मेरे कैश अकाउंट से निकल गया कितना बोलो? 15,000। तो गिरा कितना रहा? 15,000। ठीक है। वैसे इसके लिए हम लोग एक सेपरेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जहां पे हम लोग परचेज अकाउंट को ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेडिंग पीएल से डायरेक्टली नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके लेके कहां पे आते हैं बोलो? कैपिटल में। ये सब बातें हम कहां पे सीखेंगे बोलो? फाइनल अकाउंट चैप्टर में। फिलहाल मैं तुम लोग को बस एक डेमो दे रहा हूं। क्या अभी भी तुम्हारा अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 गिरा, यहाँ पे 15 बढ़ा, तो अभी भी मामला कितना का है? 2,90,000। यस और नो? यस। सही बात है। ठीक है, मूव ऑन। चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश रुपीज कितने? 30,000। देखो तो कैश मेंशन्ड है, कैश मेंशन्ड है। बैंक से पैसा दिया मेंशन्ड है, कुछ मेंशन नहीं है। ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट? तो महेश तुम्हारा क्या बन गया बोलो? क्रेडिटर। महेश क्या बन गया तुम्हारा? क्रेडिटर। क्योंकि क्रेडिटर से क्या परचेज हुआ है? क्रेडिट में गुड्स। यस और नो? यस। तो यहाँ पे मेरा महेश नाम का एक लाइबिलिटी मेरे जिंदगी में आ गया जिसका नाम क्या है बोलो? क्रेडिटर। यस और नो? यस।
और उससे मैंने परचेस किया है गुड्स, तो परचेस नाम का मेरे को एक बुक करना पड़ेगा एक्सपेंस। एक्सपेंस तो बुक होगा ही, एक्सपेंस तो बुक करना ही है मेरे को, और उसके अगेंस्ट में मेरा एक लायबिलिटी आ गया क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया। लायबिलिटी का नाम क्या है? आया समझ? यस और नो? यस, वेरी नाइस। आइए फिर 7 नंबर में, 7 नंबर में आइए। क्या बन गया तुम्हारे पास? क्या आ गया बोलो? गुड्स आ गया। तो तुमने क्या क्या बोलो? परचेस किया कितना रुपया का? 30,000। क्या पैसा दिए? तो एक लायबिलिटी आया, लायबिलिटी का नाम ब्रैकेट में लिख दो सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये क्या है तुम्हारा? सन्ड्री क्रेडिटर। कितना रुपया का? 30,000। आया समझ? वेरी नाइस। परचेस मेरा क्या है? एक्सपेंसेस। अरे बोलो ना। तो एक्सपेंसेस माने नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में अगर तुम्हारा एक्सपेंस हो तुम, तो तुम क्या हो? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। महेश क्या है मेरा? लायबिलिटी। अरे बोलो ना। तो सन्ड्री क्रेडिटर का पीछे का अगर पर्दा उठाया, पीछे क्या दिखेगा? पर्सन। पर्सन का नाम क्या है? महेश। तो महेश क्या बना? पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। यस और नो? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। महेश रिसीवर है कि गिवर? गिवर। तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। आया समझ? तो यहाँ पे फिर से महेश नाम का एक लायबिलिटी बुक हो जाएगा। लायबिलिटी का नाम क्या है? महेश। महेश क्या है तुम्हारा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना रुपया? 30,000। और तुम्हारे पास स्टॉक बढ़ गया है ना? 15 था, अभी कितना हो गया? प्लस 30, 45। क्या अभी भी मैच कर रहा है? देखो, क्या अभी भी मैच कर रहा है मामला? अरे क्यों नहीं मैच करेगा? इस तरफ भी क्या दिख रहा है? 3,20,000। ये सब नो। और इस तरफ भी क्या दिख रहा है बोलो? 3,20,000 दिख रहा है। अरे 15 45 कितना? 60। 60 60, एक 20 और उसके साथ 2 जोड़ दिए तो 3,20। दोनों साइड में कितना है बोलो? 3,20,000 और 3,20,000। क्या मैटर अभी भी मैच कर रहा है? बिल्कुल। नॉर्मली हम परचेज को कहाँ पे बुक करते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। पर क्योंकि मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट को यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे स्टॉक में पता है क्या लिखूंगा? साल के अंत में जो नहीं बिकेगा तब तक उसको क्या पकड़ के रखेंगे? परचेज। आया समझ? मैं बस इसको ड्राफ्ट कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि फंड बिजनेस में ही है। यस और नो? यस, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब देखो, सोल्ड गुड्स टू फॉर रुपीज, फॉर कैश रुपीज कितना बोलो? 25,000। फॉर कैश रुपीज कितना बोलो? 25,000। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश रुपीज 25,000। सेल्स क्या है तुम्हारा? इनकम। और इनकम किस में बोला है? कैश में कि क्रेडिट में? कैश में। चला के बोल दिया। अगर नहीं बोलता तो इस सेल को हम डेबिट में मानते कि क्रेडिट में? इस सेल को डायरेक्टली हम लोग क्रेडिट में मानते। तो करीम मेरा क्या बन जाता? डेटर्स। पर क्योंकि अभी करीम ने पैसा दे दिया है तो करीम को याद रखने का जरूरत नहीं। ये समझो। ये जैसे कि पहले वाला कैश का जो परचेज हुआ था वहां पे नाम से हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नाम से हमको फर्क तब पड़ता है जब कैश में हुआ है कि क्रेडिट। इस चीज को याद रखना। नाम से फर्क तब पड़ेगा जब ट्रांजैक्शन कैश में हुआ है कि क्रेडिट। तब तक मेरे को नाम से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब फर्नीचर मैंने ये देके खरीद के लेके आया था, 2 बार फर्नीचर खरीदा था ना, एक बार कैश में खरीदा तो राज फर्नीचर का नाम याद रखने का मेरे को जरूरत नहीं पड़ा। पर फर्नीचर जैसे ही दिल्ली सेफ से क्रेडिट में आया, मेरे को नाम याद रखने का जरूरत पड़ा। नाम का नाम क्या है बोलो? दिल्ली सेफ। अगर नाम नहीं लिखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इनको चुकाना है? ये सब नो। यस, आया समझ? यहाँ पे सेल किस में हुआ है? कैश की क्रेडिट। कैश तो करीम नाम का हमको कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हम लोग इजीली करीम नाम को इग्नोर कर सकते हैं और अपना कैश का ट्रांजैक्शन को कैश में, कैश आया कि गया? कैश आया तो कैश बढ़ गया ना, तो कैश डेबिट होगा। कैश क्या होगा बोलो? मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। कैश इंक्रीज कर रहा है कितना रुपया का? 25,000। अरे बोलो, कैश कितना का इंक्रीज किया? 25,000। यस और नो? यस, ठीक है। कैश मेरा क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होगा बोलो? वट एवर कम्स इन डेबिट। तो कैश मेरा क्या होगा? डेबिट। आया समझ? और दूसरा तरफ क्या बोलो? क्या बेचा मैंने? मैंने गुड्स बेचा। गुड्स बेचा तो मेरा क्या हुआ बोलो? सेल्स। सेल्स मेरा क्या है? इनकम। इनकम मेरा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस आर कितना रुपया का? 25,000। आया समझ? ये सब नो? यस। अब यहाँ पे मैं एक चीज आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही सेल्स एंगेज हो गया ना, ठीक है, ओके, तुम्हारा कैश बढ़ गया ना बाबू? ये सब नो? यस। तो करीम भैया कितना पैसा दिए मेरे को?
25,000। कैश ऑलरेडी कितना था मेरा 15, कैश ऑलरेडी कितना था 15 और 25 मिला, तो 15 25 कैश कितना बन गया बोलो 40,000। यस और नो बोलो। यस, तो कैश मेरा बन गया 40,000 रुपीज का। यस और नो बोलो। यस। करीम का नाम बुक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि करीम मेरा पैसा ऑलरेडी दे दिया। अगर कोई पैसा दे दिया है तो मुझे क्या दिक्कत है? कैश बढ़ गया तो कैश लिख देता हूँ, सेल्स था तो सेल्स बुक कर देता हूँ। यस और नो बोलो। यस। यहाँ पे कितना में माल बिका है वो तो बोला, पर कितना का माल बिका है बोला है क्या? नहीं बोला है। तो बेसिकली ना मैं स्टॉक से रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा इस चीज को अभी, तो मैं स्टॉक से अभी रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं इस पूरा का पूरा चीज को बदल रहा हूँ। मैं स्टॉक से एंटायर चीज को हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। आया समझ? यस और नो। और साथ में ही जैसा कि मैं बार बार बोल रहा था तुम लोगों को कि मैं एक ट्रेडिंग अकाउंट मेरे को बनाना है, साथ में मैं एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ। समझ में आया? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जहां पे मैं खर्चा और इनकम को साथ में रिकॉर्ड करके मैं डिराइव करूंगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और उसको एडजस्ट करूंगा कैपिटल के साथ। एंड में देखना मिलेगा, मैच तो होना ही है। यस और नो? यस। अब मुझे बोलो आज तक परचेज कितना का हुआ था? 45,000। मैंने स्टॉक से पूरा माल कहां पे ट्रांसफर कर दिया? परचेज में, क्योंकि कितना साल के एंड में नहीं बिका मेरे को पता ही नहीं है। यहाँ पे बैलेंस शीट में स्टॉक माने जो साल का एंड का स्टॉक है। यस और नो? यस। आओ फिर इस तरफ सेल्स, तो भाई सेल्स, सेल्स कितना का हुआ है फिलहाल? 25,000। फिलहाल सेल कितना का हुआ है? 25। अभी इसके तरफ थोड़ी देर के लिए मत देखो। आया समझ? थोड़ी देर के लिए इसको मत देखो, बगल वाला को देखते रहो। आया समझ? आओ फिर मेरे साथ में। सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। अगर कितना का माल बेचता वो बोल देता तो मैं संग स्टॉक से एडजस्ट कर देता, और कितना का माल बेचा है बोला है क्या? नहीं। कितना में बिका है बोला है। अरे सेल प्राइस के साथ कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है ना। ये सब नो। यस। ये जो गुड्स को तुम खरीद के लेके आ रहे थे ये इसका कॉस्ट प्राइस है। क्या 30 का माल 30 में बेच के? नहीं, 25 में माल बेचे हो, इसलिए एंट्री के हिसाब से 25 में बेचे हो। इनकम एक्सपेंडिचर चैप्टर में ये सब नो। यस, ठीक है। चलो फिर आओ, अगला एंट्री किसका है? कैश का कि क्रेडिट का? तो जैसे ही क्रेडिट आता है नाम याद रखने का जरूरत पड़ गया। क्या नाम है? श्याम। श्याम मेरा क्या है बोलो? डेटर, क्योंकि श्याम से मेरे को पैसा मिलना है। जहां पे मैं क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स करता हूँ तो वहां पे मेरा क्या होता है? क्रेडिटर के डेटर, डेटर। जहां पे मैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करता हूँ वहां पे मेरा क्रेडिटर की डेटर, क्रेडिटर। यस और नो? यस, ठीक है। आओ फिर गुड्स तो सेल हुआ, अरे तो इनकम तो होगा ना, इनकम करो। सेल्स इंक्रीज किया कितना? 40 30 30,000 का सेल्स इंक्रीज किया। सेल्स क्या है तुम्हारा? इनकम। इनकम माने कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। इनकम होते ही क्या होता है बोलो? एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। अरे बोलो क्रेडिट। यस और नो? यस। और सेल्स के अगेंस्ट में पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, तो नाम याद रखने का जरूरत है। नाम क्या है? शाम। शाम मेरा क्या है बोलो? सन्ड्री डेटर्स। यस और नो? यस। कितना रुपया? 30,000। डेटर्स इंक्रीज किया। डेटर्स जैसे ही पर्दा उठाया पीछे श्याम दिखे। ये सर नो? तो श्याम मेरा क्या है? एक पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट लिखो, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। श्याम रिसीवर है कि गिवर? श्याम है रिसीवर, क्योंकि उसको मिला है माल, उसने पैसा चुकाया नहीं, तो श्याम अकाउंट क्या होगा? डेबिट। जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा श्याम नाम का एक एसेट आ जाएगा। ये सब नो बोलो। यस। अभी मैच कराने मत जाओ। श्याम नाम का एसेट कितना का है बोलो? 30,000। ये सब नो? ये सब नो बोलो ना, उतना ही पैसा मिलना है। और सेल्स मेरा 25 था, 25 से बढ़ के कितना हो गया बोलो? 55। 25 प्लस 30 इक्वल टू कितना बोलो? 55। साथ में हो मेरे? ये सब नो? यस। कभी भी मत समझना कि तुमको समझ में नहीं आएगा, तुमको तभी समझ में नहीं आएगा जब तुम समझना चाहते नहीं हो। और अगर ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा आने वाला दिनों में बहुत मुश्किल है आपका। अगर बेसिक से बेसिक चीज समझ नहीं आ रहा है और मैथमेटिक्स आपका गड्ढे में है, उसको गड्ढे से उठाओ और समझने का कोशिश करो। ठीक है? ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है? सुविधा जब मिल रहा है सुविधा का यूटिलाइज करो और पढ़ने का कोशिश करो। अगर ये सब समझ में नहीं आने वाला बेटा तो पैसा बर्बाद हो रहा है पेरेंट्स का। ठीक है? आया समझ? ये तो नो? यस। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल भैया। अब बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। अरे बाप रे, श्याम से कितना पैसा मिलना था देखो? 30,000। और फिलहाल कितना मिला है? 20,000। फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा मिला है। यस और नो? यस। पैसा मेरे को मिला है 20,000। यस और नो? यस। तो मैं कैश को बढ़ा दूंगा 20,000 से। तो और श्याम जो कि मेरा एसेट था, क्या था? एसेट, डेटर्स था। एसेट ने मेरे को 20,000 का चुका दिया है। देखो ना, तुम तो नाचते नाचते इसको एसेट बुक किए थे। एसेट भाई आपसे ना 30,000 रुपया मेरे को लेना है, तो एसेट भाई ने 20,000 रुपया चुका दिया। अरे एसेट भाई ने 20,000 रुपया चुका दिया, तो एसेट बढ़ा के गिरा? गिरा। श्याम नाम का एसेट को तुम 30,000 का बुक करके रखे थे, पर बेचारे ने 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो श्याम बढ़ेगा कि गिरेगा?
श्याम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जब कभी भी कोई देता है वो क्या बन जाता है? डेबिट की क्रेडिट। क्रेडिट। पिछला बार उसको मिला था 30 का माल, इसलिए क्या किए थे? डेबिट। इस बार उसने चुकाया है तो इस बार वो क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट। डेबिट की क्रेडिट। आया समझ? तो 10 नंबर लिखो, श्याम भैया ने मेरे को पैसा चुका दिया। यस और नो? यस। श्याम भैया मेरा क्या थे? डेटर्स। तो पैसा चुका के डेटर्स बढ़ा के डेटर्स गिरा। डेटर्स गिरा कितना रुपया का? 20,000। तो श्याम भैया मेरा है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जब भी कोई कुछ देता है वो डेबिट होता है कि क्रेडिट? आया समझ? यस और नो? यस। बोलना आया समझ? और मेरे को क्या मिला? क्या मिला? पीछे का रीजन कैश मिला। कैश इंक्रीज हुआ कितना रुपया? 20,000। कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। बढ़ता है तो डेबिट। यस और नो बोलो? यस। तो श्याम भैया ने मेरे को कितना का कैश चुका दिया? 20,000। 20,000 का कैश चुका दिया। 30,000 का मैंने उसको एक्सेस बुक करके रखा था, 30 में से उसने 20 चुका दिया, तो अभी एसेट उससे अभी भी पैसा मिलना कितना बाकी है मेरा? 10,000। यस और नो बोलो? यस। और मेरा कैश में ऑलरेडी कितना था? कैश में ऑलरेडी कितना था? तो 40 थे, कैश अभी कितना का बन गया बोलो? 60,000। 40 प्लस 20 कितना? 60, क्योंकि 20 किससे आया? श्याम से। तो कैश कितना का बन गया? 60,000। आया समझ भैया? यहाँ पे कोई इंपैक्ट, वहां का इंपैक्ट बुक कर चुके। हम लोग क्या फॉलो करते हैं? कैश बेसिस के एक्रूअल बेसिस। तो जैसे ही उसको मैंने 30,000 का माल सेल किया था ना, पहले 25 था, उसके साथ मैंने 30 ऑलरेडी ऐड कर लिया। कैश के ऊपर डिपेंड होकर मैं अपना इनकम बुक नहीं करता, तो फिर ऊपर सेल को तो मेरे इनकम बुक ही नहीं करना चाहिए था। मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूँ कि एक्रूअल बेसिस? अरे एक चैप्टर में पूरा अकाउंट्स का सारा चैप्टर समा दूंगा। कैश बेसिस के एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस। और अगर एक्रूअल ही बेसिस है भैया, तो एक्रूअल बेसिस में हम लोग इसका इंतजार नहीं करते कि कब पैसा आएगा कब पैसा जाएगा, ये सब नहीं। माल बिका ना, सेल। अगर नहीं चुकाया अंत में जाके तो भाई बैड डेट बुक कर देंगे, पर फिलहाल तो इनकम सेल। यस और नो? यस। याद रखना ये सब चीज, पता है ना? वेरी नाइस। एंड द लास्ट एंट्री, कैश पेड टू महेश। अरे महेश को तो चुकाना ही था। महेश को कितना चुकाना था? 30 चुकाना था देखो, पर मैं अभी कितना चुका रहा हूं? पर उसका तो एक्सपेंस मैंने कब का बुक कर लिया। यस और नो? यस। अब मेरे बिजनेस से कैश गया, कैश गया ना, तो कैश कितना हुआ? डिक्रीज 10,000 रुपया। कैश मेरा क्या है? कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट। अगर बढ़ा तो क्रेडिट, अगर गिरा तो whatever comes in debit, whatever goes out credit। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। कैश किसको मिला? और सुनना, महेश मेरा क्या था? लाइबिलिटी। महेश मेरा क्रेडिटर था ना, देखो तो ऊपर संडे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मैंने क्या होता है? लाइबिलिटी। तभी तो उसको लाइबिलिटी में बुक किए थे, एक 30 साइड में बुक किए थे महेश, पर मैंने उसको 30 चुका दिया। तो अभी वो 30 में रहा कि 20 में आ गया? अरे वो गिर गया ना, गिर गया, गिर गया। 30 से कितना हुआ? 20। 20 हो गया, तो महेश गिरा। महेश तो गिर गया। ठीक है, ओके। महेश मेरा कौन सा अकाउंट था? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में उसको अब मिला ना, सच बात बोल, महेश को मिला ना, मेरे बुक्स में महेश गिरा। क्यों? क्योंकि महेश को मिला। तो जैसे ही पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, तो महेश को क्या करेंगे? आया समझ? यस और नो? यस। जैसे ही मैंने महेश को 10,000 रुपया का कैश दे दिया, ठीक है, संग संग कैश का भी एडजस्टमेंट कर लो। कैश 60 से कितना बन जाएगा बोलो भाई? 50,000। यस और नो? अब मैं प्रूफ कर देता हूं, वापस से ये पूरा मिलेगा। कैसे आपको पता? ये देख, मैंने टोटल माल कितना का बेचा है वो मेरे को पता ही नहीं, कॉस्ट बोला ही नहीं। कितना में बेचा है? 55। और मैंने कितना का माल खरीदा था? 45। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने कितना का माल बेचा है और कितना में बेचा है, इस चीज को मेरे को खबर नहीं। खबर है? खबर नहीं है। अगर मेरे को खबर होता ना, तो मैं पक्का से पक्का यहाँ पे स्टॉक लिख देता। स्टॉक लिख देता कि मेरा इतना माल पड़ा हुआ है, पर क्योंकि मेरे को खबर नहीं है ना, तो बाबू एक प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि मेरे को खबर नहीं है, दिक्कत है। मेरे को मतलब पकड़ लेना पड़ेगा कि 45 का ही माल बिका है। कितना में बोलो? 55। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मेरे को पता है पूरा 45 का माल बिका नहीं है, शायद शायद ऐसा भी हो सकता है कि पूरा बिक गया। ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा 45 का माल 55 में बिक गया, मेरे को नहीं पता। पर क्लोजिंग स्टॉक को निकालने के लिए मेरे को एक्चुअली कितना का माल बिका है वो भी जरूरी था। पर मेरे को पता है कितना का परचेज है और कितना में टोटल माल बिका है, का तो पता ही नहीं। ये सब नो, तो मैं पूरा का पूरा चीज को प्रॉफिट डिक्लेयर कर दूंगा, लिख दूंगा टू ग्रॉस, यही ग्रॉस प्रॉफिट, यही नेट प्रॉफिट, क्योंकि अलग कोई एक्सपेंस बोला नहीं है। तो मैं लिख दूंगा टू नेट प्रॉफिट या फिर टू प्रॉफिट, कुछ भी 10,000 रुपया। ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना का है बोलो? 10,000। और जैसे ही तुमको पता है ना, साल के अंतिम में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं?
कैपिटल फंड में, ओनर्स फंड में, क्योंकि बिजनेस में चाहे मुनाफा हो चाहे नुकसान, वो उसके ऊपर हक किसका होता है बोलो? मालिक का। यस और नो? यस। तो पकड़ लेता हूं, क्योंकि कितना का माल बिका मेरे को बोला नहीं, तो मैंने स्टॉक कुछ बिठाया नहीं, मैं पकड़ लेता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक कुछ है ही नहीं, 45 का माल खरीदा था, 55 में बेचा। मेरे को दुख के साथ ये रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि कितना का माल बिका ये बोला नहीं, बस कितना में बेचा यही बोला। यस और नो? यस। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हाँ या ना? कितना रुपया का बोलो? 10,000। तो कैपिटल कितना बना? आप देखना, भगवान तुम्हारे साथ में आके हिसाब करेंगे और तुमको बोलेगा, सॉरी, और तुमको बोलेंगे बेटा शाबाश, तुम्हारा अकाउंट दोनों ही साइड से टैली होगा। देखो एक बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 160 प्लस 1 260, 260 प्लस 40 3 लाख, 3 लाख प्लस 20 कितना बोलो? 3,20,000। यस और नो बोलो? यस। और इस तरफ आओ, कैश कितना बोलो? 50, 50 प्लस 2 कितना बोलो? 2.5 लाख। 50 प्लस 2 कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख प्लस 60 कितना बोलो? 3,10,000। 3,10,000 प्लस 10 कितना बोलो? 3,20,000। मैच हुआ? यस और नो? सारा का सारा फंडिंग मैच हुआ? यस और नो? यस। यही अकाउंटिंग इक्वेशन में आप लोग क्या करते थे कि इनकम एक्सपेंसेस को डायरेक्ट बुक करके चलते थे, पर वहां पे आपको बोलता था कि 25,000 में बिका पर 20,000 का माल बिका, तो स्टॉक से 20,000 लेस करता था मैं, और कैपिटल में कितना ट्रांसफर करता था बोला? 5,000। ये सर नो? और कैश में कितना ऐड करता था? 25,000। याद है? पर वो चीज मैं यहाँ पे कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? कितना का माल बिका बोला ही नहीं मेरे को, तो मैं कैसे इनकम बुक कर लूं? ऐसे ही। ये सर नो? तो उसके लिए मैंने साइड से डिराइव किया और यही चीज लाके यहाँ पे डाला, और यही चीज हम सेम काम कहां पे करते हैं बोलो? इन द चैप्टर फाइनल अकाउंट्स। और यही एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है इस चीज का। एम आई क्लियर टू यू? यस और नो बोलो? यस। इलस्ट्रेशन 1 किए कि उसके साथ बहुत सारा और भी दूसरा बातें किए, बोलो रे? यस और नो? यस, बहुत दूसरा बातें किए। ठीक है, अभी तो बस ये सीरीज शुरू हुआ है बच्चा लोग। दैट कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर फॉर द डे, फॉर द डे 1 ऑफ द ब्रह्मास्त्र सीरीज। ठीक है, आई विल सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग एक्चुअल जर्नल एंट्रीज को मारना शुरू करेंगे। और जैसे ही हमको हमारे माथे के ऊपर से ये टैग हटा दिया कि ट्रेडिशनल फॉलो करो, ट्रेडिशनल फॉलो करो, उसकी जगह पे हम क्या फॉलो करना शुरू करेंगे बोलो? अगर मॉडर्न से सोचते इस स्तंभ को, अगर मैं 1 मिनट के लिए क्लियर करूं इस चीज को, एक बार देखो कि मॉडर्न कितना पावरफुल है। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ₹1 लाख इन कैश। कैपिटल मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कैपिटल जब जब इंक्रीज करता है डेबिट के क्रेडिट, सीधा कैपिटल को क्या मानेंगे? क्रेडिट। और कैश भी इंक्रीज किया ना, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कुछ सोचने का जरूरत पड़ा? कुछ नहीं पड़ेगा। अगला देख, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। तो कैश गया, कैश गिरेगा, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज करता है तो क्रेडिट, और बैंक भी क्या है? एसेट, एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। नरेश से चेक लिए लोन के तौर पे, तो तुम्हारा एक लायबिलिटी आया, लोन फ्रॉम नरेश, लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, और बैंक पे पैसा गया तो 1 लाख रुपया डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू नरेश। अगला देखो, फर्नीचर परचेस फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर। जैसे ही कैश मिला, राज फर्नीचर को भूल जाओ, कैश में पेमेंट करके तुमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बढ़ा, फर्नीचर तुम्हारा क्या है? एसेट, एसेट इंक्रीज करता है तो, और दूसरा कैश गिर गया, कैश क्या है? एसेट, एसेट डिक्रीज करता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया समझ? ये बस एक डेमो था। मॉडर्न अप्रोच में अगर फॉलो करके करोगे तो इतना फास्ट, क्विक 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 एकदम तुम्हारा क्या बनेगा बोलो? जर्नल एंट्रीज, जिसका जर्नी हम लोग आज शुरू कर रहे हैं कि अगला दिन से। So that completes my exhaustive lecture for the day. Thank you. I'll be seeing you guys in the next class.